वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। कल जैसे कि हम लोग 25 तक किए थे, नाउ we'll begin from the 26th question. Yes, sir. You can leave the class and close the door. देखो जैसे कि 26th क्वेश्चन है कि which of the following statement is are correct regarding the women freedom fighter कमला देवी चट्टोपाध्याय। जो कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, ये जानकारी हमको मिलेगा, क्योंकि फ्रीडम फाइटर कमला देवी चट्टोपाध्याय का बहुत बड़ा रोल रहा है भारत में। समझ रहे हो बात को? जैसे सरोजिनी नायडू का बहुत बड़ा रोल था, उसी तरह इनका भी था। और जो सेकंड ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल सरोजिनी नायडू के लिए दिए गए हैं। यस, बताएं। समझे बात को? तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। Which of the following statement is correct regarding the women freedom fighter Kamala Devi Chattopadhyay? Number 1, she was the first woman in India to contest for election in a state legislative assembly. देखो ये करेक्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए कि क्या वही है, बिल्कुल वही है। पहली महिलाएं हैं भारत के कि जिन्होंने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे अपना क्या किया था, कोटेस्ट किया था इलेक्शन। देखो यू कैन सी कि कमला देवी चट्टोपाध्याय वाज अ फ्रीडम फाइटर, एक्टर भी थी, सोशल एक्टिविस्ट भी थी, पॉलिटिशियन भी थी और फेमिनिस्ट भी, मतलब जो महिलाओं का रखने वाला। ठीक है। शी नॉट हरसेल्फ इन द नेशनल स्ट्रगल एज अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के तौर पे वो आई थी। शी हैड द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट वुमन इन इंडिया टू रन फॉर पॉलिटिकल ऑफिस। पहली महिला थी जिन्होंने पहली बार पॉलिटिकल ऑफिस को रन किया था। कमला देवी competed for a seat in the Madras Legislative Assembly and lost by a mere 55 votes. तो क्या उन्होंने पहला मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली में एज अ एमएलए वहाँ पे काम किया था और बाद में 55 वोट्स वो हारी भी थी। उनका जन्म मद्रास, बिल्कुल मद्रास की यही है, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ओके, और इनसे रिलेटेड एसोसिएशन जो भी है चीज, यस यू कैन लॉक द डोर। And second one is during the CDM, civil disobedience movement of 1930, she addressed meetings and picketed foreign clothes and liquor shops. देखो 1930 के CDM में भी इनका रोल था। गांधी जी को परसुएट की थी कि नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मैन ऑल। इन्होंने कहा था कि गांधी जी को बोला था कि ये प्रोटेस्ट केवल मेन तक ही मत रहने दीजिए, महिला भी जितना भागीदारी लेगी उतना बेटर होगा। तो वेरी वेरी नाइस कि गांधी जी तो चाहते ही थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी कि महिला भी जितना निकल के आए, और सीडीएम में भी बिकॉज ऑफ हर गांधी जी को एक कन्विंस हुआ, गांधी जी को मिला यस हाँ हमें महिलाओं को क्या करना चाहिए, फॉर फ्रंट में लेना चाहिए, साथ में लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है। As a result of her persuasion, this march became the first nationalist activity in which women participated in large number. इसलिए इनके परसुएशन की वजह से, इनके कन्विंसिंग पावर की वजह से पहली बार सीबीएम में देखा है कि इतना मास मूवमेंट जिसमें महिलाओं का भी इतना बड़ा रोल था। हाँ, एनसीएम में हुआ था, मार्च सीबीएम में सबसे ज्यादा हुआ था, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए उसमें देखा गया कि विद द सब्सिक्वेंट टाइम महिलाओं का और रोल बढ़ते चला गया। ठीक है, तो कमला देवी was herself one of the numerous women who courted arrest by breaking the salt or liquor laws during this movement. और इन्होंने क्या किया था, liquor laws, उसके बाद salt laws इन्होंने भी ब्रेक डाउन किया। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि श्री बाबू जो बिहार के सीएम रहे हैं, उनका भी जैसे गढ़पुरा में बहुत बड़ा रोल था, सॉल्ट सत्याग्रह, इनका भी इस तरह का रोल था। क्विट इंडिया में तो और ज्यादा मूवमेंट का पार्टिसिपेशन होगा सीडीएम के ऊपर, जैसे मूवमेंट बढ़ते जाए तो और ज्यादा। हाँ नहीं, ऐसा जो नहीं है, हो सकता है कि उस समय तुम इनएक्टिव हो, वो बहुत रेडिकल मूवमेंट था, रेडिकल डू और डाई वाला मूवमेंट नहीं हो गया। She was in charge of women wing of हिंदुस्तान सेवा दल। हिंदुस्तान सेवा दल एक जो तुम्हारा एसोसिएशन था, उनका जो महिला वाला विंग को कमांड कर रहे थे। जैसे पुरुष का विंग होता है, महिला का विंग होता है, अपना डिपार्टमेंट होता है, अपना डिपार्टमेंट उसको नेतृत्व दे रही थी। She was also a key role in the international socialist feminist movement. देखो इंटरनेशनली भी इनका छवि बहुत अच्छा था, इंटरनेशनली भी ये फेमिनिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ा रही थी। हाँ,
From the late 1920s to the 1940s and beyond, she became emissary for Indian women and political independence. बाद में बहुत बड़ा रोल रहा है इनका, महिलाओं का सशक्तिकरण को लेके हो या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हो, इनका रोल काफी अच्छा रहा है। ठीक है, देखो अब देखो पहला आंसर सही है, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब मद्रास के बारे में बोला गया है यहाँ पे। सेकंड, शी अटेंडेड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1939 as an official representative of women of the India. No. ये सरोजिनी नायडू थे। तो मैं बता दूं कि in 1939 सरोजिनी नायडू attended the second round table conference are getting me as an official representative of women of India. Hence statement गलत है because she was the very first among educated women in India to appear on the public stage and to vote. जो उस दिन भी मैंने तुमको भेज दिया था सरोजिनी नायडू का, हाँ 2 मिनट का जो वीडियो था, यस बहुत ही अच्छे थे वो। देखो सी आल्सो सेट अप, अब देखो क्या क्या मिला है उनको, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिला है उनको, ठीक है, जैसे कि रामन मक्सद इंटरनेशनल अवार्ड जो होता है रमेश कुमार और केजरीवाल को मिला है, इनको भी मिला था, ठीक है, पद्म भूषण मिला है इनको। इंडियन नेशनल थिएटर, देखो इनको श्रेय जाता है क्योंकि मैंने ऊपर बोला था कि ये एक्टर भी थी, ठीक है, तो 1944 में इंडियन नेशनल थिएटर भी सेटअप करती है, वही बात जाके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना और यहीं से बड़े बड़े लोग सब निकले हैं, नवाजुद्दीन साहब, सिद्दीकी हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, जो बड़े बड़े थिएटर एक्टर निकलते हैं बिकॉज ऑफ दैट। तमिलनाडु में ये सब है सर, हाँ तमिलनाडु में कौन है वो बड़ा एक्टर है, रजनीकांत, हाँ रजनीकांत, हाँ सब लोग का है, चलाया वाला एक्टर। तो 26 हो गया कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में कि हाँ वो पहला वुमेन रही है जो कॉन्टेस्ट सिलेक्शन की थी, ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि हार गई, डेट्स डिफरेंट स्टोरी। पहली जो महिला थी वही कुछ ही वोट से हारी है, जैसे कि मैंने तुमको बता दिया 55 वोट से हारी थी, कॉन्टेस्ट की, हाँ कॉन्टेस्ट की ना, कॉन्टेस्ट करना भी तो बड़ी बात है। चलो 27 देखो, द आर्टिक होम इन द वेदास, अ बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ आर्यनिक पीपल वाज रिटन बाय, किसने लिखा? तो बाल गंगाधर तिलक ने, समझे? और देखो इसके अब इसके इर्द गिर्द बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसके आसपास भी कि देखो बाल गंगाधर तिलक अपने किताब आर्टिक होम इन द वेदास कहते हैं कि नॉर्थ पोल वाज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन। तो आर्यंस को लेकर तो हमेशा डिबेट रहा ही है कंट्री में, कोई बोलता है सेंट्रल एशिया से आया, कोई बोलता है कि इंडिया का अपना इंडिजीनियस रहा है, नेटिव ही रहा है, जो कहता है कि यूरोप से आया था एंड सो ऑन, बहुत सारे इसके ऊपर थ्योरी है, जैसे कि ऑप्शन में हर समय बताता हूँ, है ना। तो देखो बाल गंगाधर तिलक अपने एक आर्टिक होम इन द वेदास यानी कि 1903 में लिखे थे, वहां पे कहा था इन्होंने कि नॉर्थ पोल एक्चुअल होम है आर्यंस का, नॉर्थ पोल से आया, ऊपर से आया, ठीक है। जब प्री ग्लेशियल पीरियड था यानी ग्लेशियल होने से पहले का जो पीरियड था उस समय वहां से आए थे। He used Vedic hymns, ये वैदिक हिम्स जो वेदास में भी बहुत सारा चीज जानकारी है उसका सहयोग लेके अपने बात को कन्विंस करते हैं, ठीक है। वैदिक को पूछना नहीं है, बिल्कुल सुनते रहना, देखो अभी बहुत कुछ जानना मिलेगा ना, उसके बाद बात करना हमसे। वैदिक कैलेंडर्स इन्होंने यूज किया, ठीक है, जियोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी दिया था इस चीज को लेके, यहाँ आर्यन रेस का नॉर्थ पोल से संबंध था। अब देखो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, बाल गंगाधर तिलक। देखो बाल गंगाधर तिलक मराठी भी लिखते हैं 1915 में, ठीक है, इनका मराठी एक बुक का नाम है, ठीक है। जब ये प्रिजन में, बर्मा में जब प्रिजन में थे, मंडेला के अभी भी वो जगह है, बर्मा में जब प्रिजन में थे तो बात है वो बड़े बड़े लोग सब प्रिजन में भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, इन्होंने भी लिखा है, ठीक है, चाहे गांधी जी का बात कर लो, चाहे पंडित नेहरू जी का बात कर लो, चाहे इनका बात कर लो। और बाल गंगाधर तिलक भी पहले आदमी थे जिन्होंने सिलेक्शन चार्ज भी लगा था, मैंने हर समय बोला है, तो वही चीज बर्मा भेज देगा, हाँ बर्मा भेज देगा। पंडित नेहरू भी जेल में गए हैं, जो जेल था यहाँ पे, पूना वाला जो जेल था, वहाँ पे गांधी जी खुद गए हैं, कई बार गए हैं जेल। लेटर टू इंदिरा लिखे हैं, हाँ लेटर टू इंदिरा, इंदिरा गांधी को लेटर लिखे हैं सर, बाद वाला पीरियड में ना, ये नेहरू जी, हाँ एक लेटर टू इंदिरा भी लिखे हैं। ऐसा बात है कि इंदिरा गांधी हमारे इंडिपेंडेंस में भी रोल रहा है, इंदिरा गांधी का भी, ये कम जानता है। इंदिरा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट में इंदिरा गांधी का रोल था, हाँ एक्टिव थी उस समय, एक्टिव थी,
पर ठीक है कि बड़े बड़े लीडर थे तो इसलिए कंटिन्यूसली चला गया। देखिए कोई ऐसे थोड़े प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, उनको शुरू से पता था। वो तो एक वॉइस की तरह, जैसे कि हम कंपेयर नहीं करना चाहते, मैं फिर भी बताना चाहते हैं कि जैसे कि रजिया सुल्तान का जो स्थिति था कि रजिया सुल्तान जब अपने हर समय पिताजी के साथ ही वो रहती थी, कोर्ट में रहना, बाद में जाना, पूरा सीख लेती अपनी डैड से, सब जगह इल्तुतमिश से टोटल चीज सीख लेती टोटल। और इसलिए इल्तुतमिश भी चाहते थे कि उनकी बेटी ही बने, क्योंकि वो नाम के लिए सुल्ताना है और उनका जो तौर तरीका है पूरा सुल्तान की तरह होता है। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शुरू से देख रहे चीजों को। जैसे कहता हूँ कि IAS का बेटा है तो घर में रहेगा तो कल्चर तो पूरा सीख ही लेगा वो। एक्टर का बेटा को एक्टर बनना कितना आसान हो जाता है। अब ये नहीं कि पीछे से बैकअप है, चलो वो अपने जगह पे है, कल्चर डेवलप हो गया वैसा, वही देखते रहता है ना। अब जैसे कि तुम लोग IAS बनोगे तो घर में बैठोगे तो क्या होगा कि केस स्टडी आएंगे, बहुत तरह का आदमी आएगा, बड़ा आदमी आएगा घर पे, बच्चा वही सीखेगा। क्या पापा क्या तो 124A लगा है बाबू, तो सोचेगा कि अच्छा ये ऐसा होता है, शुरू से ही लॉ जान रहा है। और यही कारण है कि जुडिशरी में भी जो उनके पुत्र लोग रहते हैं, नीत और किन सब जुडिशरी को ऑक्युपाई करता है। देखो ये बहुत कॉमन हैबिट है कि फादर का प्रोफेशन बच्चे में जाना बहुत कॉमन चीज है, नेचुरल चीज है। फादर को फॉलो कर रहा है तो हाँ फॉलो कर रहा तो देखिए नहीं हल्का आता ही है, क्यों घर का कल्चर, इसीलिए बढ़िया क्लास का बच्चा लोग देखते हैं बढ़िया बन जाता है, मतलब मर्जेंट क्लास में जाता है, ये होता है, ये बहुत कॉमन चीज है। हाँ अनलेस घर से बहुत डिफरेंट काम करता हो मम्मी पापा लोग, फादर स्पेशली, तो अलग बात है। जैसे कि जॉब में जाता है तो कोई जिक्र नहीं होता है घर में, तो कोई कल्चर नहीं सीखेगा, तो पूरा आइसोलेशन। ऐसा चीज सीखता है जो घर से बहुत जुड़ा रहे, घर में ही बात होता है, जैसे एक्टिंग वगैरह हुआ, जैसे मान लीजिए घर में तो करेगा ही करेगा। हम वहाँ पे गए थे, उससे शाहरुख खान से मिले थे, उनसे मिले थे, तो घर में जिक्र होगा, घर में लोग आएंगे पार्टी करने के लिए, बात होगा, फिर पार्टी होगा तो फिर बच्चे को ले जाया जाएगा वहाँ पे, तो होता है ऐसा। बहुत वेरी नेचुरल चीज। देखो तो समझ गए बाल गंगाधर तिलक का आर्टिक होम इन वेदास करके 1903 में आया था, मराठी भी 1915 में आया था जहाँ पे प्रिजन में थे बर्मा में। द बुक इज कॉल्ड श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, ठीक है। किताब को कहा जाता था कि भागवत गीता रहस्य भी कहा जाता है, पॉपुलर गीता रहस्य और कर्मा योग शास्त्र भी कहा जाता था। बाल गंगाधर इतना ही नहीं, 2 न्यूज़पेपर भी लिखते हैं, एक केसरी करके लिखते हैं मराठी में, एक लिखते हैं तुम्हारा दूसरा महारत्ता। उसी तरह सिमिलर लाइन जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये भी अपना एक इंग्लिश न्यूज़पेपर निकालते हैं, इसका नाम है हितावाद, ठीक है, जो कि अभी भी प्रिंट होता है, समझे। धर्मात्मा गोखले वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी, धर्मात्मा गोखले करके वो अपने गुरु के बारे में लिखे थे, महात्मा गांधी लिखे थे। एनी बेसिस 2 जर्नल स्टार्ट करती है, कॉमनवेल्थ करके वीकली है जो नेशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है, और एक न्यू इंडिया जो कि डेली न्यूज़पेपर एनी बेसिस भी निकाल सकते हैं। और विंडो घोष भी बहुत सारे लिखते हैं, जैसे लाइफ डिवाइन हो गया, लाइफ डिवाइन, ह्यूमन साइकिल, भागवत गीता। और बाद में अरविंदो घोष ने एक न्यूज़पेपर निकालना शुरू कर दिया, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, बिल्कुल बाद में इसी पे काम करते हैं। बंकिम चटर्जी भी काम करते हैं, लिखे संस्कृत में ओके, ठीक है। तो बात समझ गए 27 होप से समझ में आ गया होगा कि बोलना क्या चाह रहे हैं। चलो Consider the following statement in context of the Indian Irrigation Commission 1901। इसका क्या आंसर होगा? देखो पहले क्वेश्चन क्या है, इंडियन इरिगेशन कमीशन 1901 पे पूछा गया है सवाल, ऑप्शन दिए गए, 2 ऑप्शन दिए गए। इट वाज चेयर्ड बाय एंटोनी मैकडोनल्ड, नंबर 1, इट वाज आस्क्ड टू रिपोर्ट ऑन इरिगेशन एज अ मींस ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेमिन इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ओनली बी, यानी कि कहने का मतलब 2 ही सही है, पहला गलत। पहला इसलिए गलत है क्योंकि उस समय जो चेयर किए थे वो थे स्कॉट मॉनक्लिफ थे, ठीक है, और ये लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंट किया था 1901। करेक्ट बात है, ये फेमिन कमीशन का ही बात है जी। मैकडोनल्ड, देखो मैकडोनल्ड कमीशन क्या है ये तुमको समझना होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इंडियन इरिगेशन कमीशन 1901 का देखो, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट इरिगेशन कमीशन वाज सिग्निफिकेंट स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन डेवलपमेंट इन आवर कंट्री।
हमारे कंट्री में जो भी सिंचाई से रिलेटेड जो भी व्यवस्था हुआ है या बना है, इसको श्रेय जाता है 1901 को ही श्रेय जाता है। और ये चेयर किए थे उस समय स्कॉट मॉनक्लिफ किए थे और अपॉइंटेड किया गया था उस समय कौन से हमारे वॉइस रॉय या फिर गवर्नर जनरल, स्पेशली गवर्नर जनरल एक्टिव कौन थे तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, 1901 का बात हुआ, लॉर्ड कर्जन बहुत एक्टिव है उस समय। मैकडोनल्ड वॉइस रॉय हो गया बिल्कुल, क्योंकि वॉइस रॉय को हम लूजली गवर्नर जनरल भी बोल देते हैं, ठीक है ना, लूजली मगर दोनों का पावर बहुत अलग है एक्चुअली। मैकडोनल्ड कमीशन क्या था एक्चुअल में? फेमिन कमीशन था जो कर्जन ने अपॉइंट किया था ताकि वो देख सके, समझे ना, वो क्या कर देख सके, तुम्हारा फेमिन के साथ डील कर सके। तो मैं वो भी सही है, मैकडोनल्ड कमीशन डिफरेंट है, लॉर्ड कर्जन ही अपॉइंट किए तो उसमें एंथनी मैकडोनल्ड वो फेमिन का था, ये इरिगेशन का है, दोनों का अंतर ये बात समझ लेना, ठीक है। इस स्टेटमेंट वन गलत, मैकडोनल्ड गलत है, उसमें क्या होना चाहिए था, स्कॉट मॉनक्लिफ होना चाहिए। कमीशन वाज आस्क्ड टू रिपोर्ट ऑन इरिगेशन एज अ मींस ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेमिन इन इंडिया। इसमें बोला गया कि यस इरिगेशन फैसिलिटी वाला होना चाहिए कमीशन, तब जाके इरिगेशन से जो प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज ऑफ फेमिन। अब देखो फेमिन सूखा पड़ गया तो इरिगेशन चाहिए ही चाहिए, है ना। जैसे कि आज मानसून से ठीक से भारत में पानी नहीं आ पाया, पानी नहीं पहुंच पाया खेतों में, तो क्या करिएगा, इरिगेशन की व्यवस्था लगाइएगा। यस, सिंपल सी बात है। तो सेकंड स्टेटमेंट से आप शुरू करें, इसमें कहा गया था कि यस इरिगेशन एज अ मींस ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेमिन इन इंडिया, इसमें बोला गया। और कमीशन का नाम क्या है, और कमीशन का नाम बता चुके हम। हाँ चलो दूसरा बात करते हैं कि विद रेफरेंस टू द रिसेंटली डेवलप्ड C14 बैटरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is a self-charging battery that works by trapping carbon-14 nuclear waste. And second statement is it can be used to charge artificial pacemakers and implants used in human beings. तो 29 का आंसर दोनों ही है, सी है, लग ही रहा था हम दोनों ही आंसर। अभी जस्ट जो हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में अभी आया है कि C14 बैटरी किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, देख लो C14 का सेल्फ चार्जिंग बैटरी है। ये क्या करता है, कार्बन-14 न्यूक्लियर वेस्ट को ट्रैप करता है और उसके बाद ये चलने देता है। यानी कि द कंपनी क्लेम द बैटरी कैन रन फॉर 28,000 ईयर्स ऑन अ सिंगल चार्ज। एक चार्ज पे 28,000 साल तक। वाह, बड़ी बात है सर, सही बात। हाँ सही बात है। हाँ हमको लग ही रहा था, देखो पेस मेकर क्या होता है कि जब हार्ट में कोई दिक्कत होता है, हाँ इसी में हम वर्क किए थे मेरे प्रोजेक्ट। पेस मेकर होता है कि जब तुम्हारा हार्ट बीट का कम हो जाता है या फिर कोई तरह का डायफंक्शनल हो जाता है तो बाहर से हम लोग उसको अलग से देते हैं, इम्पल्स देते हैं, इट इज अ पेस मेकर। इसको पेस मेकर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इम्पल्स, बिल्कुल आर्टिफिशियल बाहर से दिया जाता है। इट कैन बी यूज्ड टू चार्ज आर्टिफिशियल पेस मेकर इम्प्लांट्स यूज्ड इन ह्यूमन बीइंग्स। आई होप C14 बैटरी क्या है तो ये थोड़ा जानकारी मिल गया करंट अफेयर से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। Consider the following statement. Akali movement and offshoot of the Singh Sabha movement. Second one, objective of Singh Sabha movement was to propagate Western education among Sikhs. Akali movement aimed at liberating the Sikh Gurudwaras from the control of corrupt Udasi monks. इसका आंसर सही बात है, सब होगा करेक्ट, इसमें कोई दो बात नहीं होना चाहिए, सब सही होना चाहिए। बस हमें भी कंफ्यूजन था कि अकाली मूवमेंट जो है वो सिंह सभा मूवमेंट का आउटपुट है कि नहीं, बाकी तो क्लियर था मेरा। यहाँ पे हमको भी डाउट था और तीनों ही आंसर होगा क्योंकि जो सिख रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे तो सिंह सभा मूवमेंट हुआ था अमृतसर में 1873 में बना था। उसके दो ऑब्जेक्टिव था, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन सिख में भरना, सिख में अवेयर करना उस चीज को लेके। दूसरा क्या था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज और ब्रह्मो समाजिस्ट का जो था एक्टिविटीज उसको काउंटर करना, ठीक है, हर जगह का हो ही रहा था अपना अपना। तो अकाली मूवमेंट जिसको हम गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहते हैं, बाद में अकाली दल जो बना वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अकाली जो शुरू में बना एक्चुअली गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट था, जो करप्ट महंत सब थे क्या रहा है, क्योंकि उसका जो होल्ड था ट्रेजरी पे, तिजोरी पे बहुत गंदा था और उसका एक अपना ही रीजन था कि वो दबाया था पर्टिकुलरली किसी ग्रुप को, अकाली को। पिछला जनरेशन तो देखोगे उसमें बताया था मैंने सिख के बारे में। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिख रिफॉर्म मूवमेंट, ये सिंह सभा मूवमेंट, हाँ ये हो गया बिल्कुल। तो अकाली मूवमेंट जो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी ऑफशूट है सिंह सभा मूवमेंट का।
इसमें यही बात था कि कैसे जो करप्ट उदासीन महंत जो कि अपना बाय हेरिडिटरी उस पोजीशन को कैप्चर करके रखा है, उसको वहाँ से उठार के फेंक देना। यही कारण है कि गवर्नमेंट को प्रेशर भी किया गया था और गवर्नमेंट ने बनाया भी था। 1921 का एक एक्ट बनाया था, फिर उसके बाद सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922 में बनाया गया, फिर ये अमेंडमेंट हुआ था 1925 में। उसके बाद क्या किया है कि इसको वहाँ से हटाया है, महंत को वहाँ से मैनेजमेंट से हटाया गया था। कमेटी जो है, हाँ, गुरुद्वारा कमेटी है, हाँ, प्रबंधक कमेटी जो बना था, प्रबंधक कमेटी, बिल्कुल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। जब उसका बढ़ता हो जाता है कार्यकाल तो एक्ट से बना है ना। हाँ, एक्ट से बना पावर है जी उसका। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ लिया था कि 31 जो है इसमें बहुत सारी चीज़ था और उसमें बताया गया था कि किस गवर्नर जनरल के साथ ये मिलता है ये सभी चीज़। He adopted various measures to abolish many sinecure jobs and reduce the salaries and allowances of several categories of civil servants. In the judicial department, he abolished the provincial courts of appeal. The most commendable measures which he undertook for the welfare of people was the suppression of thugs. Thugs of Hindustan जानते हो ना? He adopted a policy of non-intervention and non-aggression with Indian states. तो कौन से वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, समझे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनका ही रोल रहा था। देखो इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग रिफॉर्म्स रहा है। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल हुए थे, जानते हो, पीरियड 1828 से लेकर 35 तक हुए थे, ठीक है। इसको पीस डिसिप्लिन और इकोनॉमी के लिए माना जाता था इनको। कैसा? पीस डिसिप्लिन और इकोनॉमी के लिए माना जाता था इनको। पीस डिसिप्लिन लिबरल रिफॉर्मिस्ट थे ये, जो कि रिफॉर्म मूवमेंट इंग्लैंड में भी पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। और क्या क्या रिफॉर्म्स लाया गया इनके अंदर, तो पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन स्टेट में क्या था कि ये नॉन इंटरवेंशन, ये इंटरवेंशन नहीं करते थे, नॉन एग्रेशन, इंडियन स्टेट से एग्रेसिव भी नहीं रहते थे, अनलाइक दबाव वो तो पूरा ठीक है। If it all intervened in the affairs of India, it was only to end any form of misgovernment. यदि इंटरफेयर करते भी थे तो मिसगवर्नमेंट को खत्म करने के लिए, रियल में खत्म करने के लिए, ऐसे फालतू करने, कभी भी अपना टेरिटोरी एनेक्स नहीं रखे थे अपने समाज में। विलियम बेंटिक ये चीज़ें चल रही। फाइनेंशियल रिफॉर्म देखो, फाइनेंशियल रिफॉर्म में इन्होंने काम किया। जैसे शॉर्टली आफ्टर अज्यूमिंग द चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लॉर्ड बेंटिक अपॉइंटेड 2 कमिटीज फॉर इंक्वायरी इनटू सिविल एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर द रिडक्शन। देखो कितना अच्छा काम किए। जैसे ही ये सत्ता मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो इन्होंने इंक्वायरी कमेटी बैठा दी, उसमें बोला गया कि 2 कमेटी को बैठाया गया। इसमें बोला कि सिविल और मिलिट्री एक्सपेंडिचर होता सरकार का, वो घटना चाहिए क्योंकि इंडिया का टर्न ऑफ बहुत हो रहा था। कमेटी हैड अ कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी इनटू द मैटर। और उसके बाद तुम्हारा बेंटिक एडॉप्टेड बहुत सारे तुम्हारा जो सिनेक्योर जॉब्स जो बेकार फालतू का उसको खत्म कर दिए। सैलरी और अलाउंसेस तुम्हारा सिविल सर्वेंट इज ऑल अबाउट ब्रिटिश का ही होगा, उसका भी तुम्हारा घटा दिया गया अलाउंसेस। उसके बाद ये ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लाइसेंस, यानी कि ओपियम ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए लाइसेंस सिस्टम भी लाया था इन्होंने। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इन्होंने लाया, देखो बड़ी बड़ी बात है, यानी कि इतना रिफॉर्म्स लाए हैं। जुडिशियल रिफॉर्म क्या लाया इन्होंने, ये बोले द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एस्टैब्लिश बाय कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस जो एस्टैब्लिश किए थे प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील, कि आप प्रोविंस में भी जाकर अपील कर सकते हैं, उनको ये इसने खत्म कर दिया। देयर आर लार्ज रिस्पांस फॉर ह्यूज एरियाज ऑफ केसेस, क्यों? वहाँ पे केसेस बहुत बड़े हुए थे पुराना, इसलिए मुझे कहता था उसको। स्टे वाज रियली एक्सेप्टेड बाय द डायरेक्टर सीट कट डाउन देयर एक्सपेंडिचर। तो इस क्योंकि ये जुडिशियल रिफॉर्म जो भी लाया गया ये थोड़ा सा डायरेक्टर का प्रेशर भी था इसके ऊपर। अब सोशल रिफॉर्म में देखो, क्यों ना हो, सोशल रिफॉर्म्स में देखो अब एबोलिशन ऑफ द एक्ट हो गया। जो सबसे अच्छा काम किया इन्होंने मटेरियल वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए की सप्रेशन ऑफ थग्स, चोर चोहार सब जो होता है, चोर डकैत लूट लिया, ये सप्रेस करने का बात था सोशल रिफॉर्म्स में। एजुकेशन रिफॉर्म्स में जानते हो कि सिग्निफिकेंट रोल रहा है इनका, ठीक है। मैकेले कमेटी को ये किए थे और क्या चाहिए, बाद में जाकर वही मैग्ना कार्टा बनता है 1854 में। तो समझ में आई गया यस, तो कितना बड़ा रोल रहा है विलियम बेंटिक साहब। ये दोनों कनेक्ट हैं 13 और 54, ठीक है। तो तुमने क्या आंसर लिखा था इसका, विलियम बेंटिक यस। Who among the following were associated with the मालवाड़ी सिस्टम? हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मालवाड़ी सिस्टम से कौन एसोसिएटेड थे?
आंसर इसका बी है 1 and 3। कंफ्यूजन तो थॉमस मुनरो को लेकर हुआ था हम लोग भी, ठीक है ना। कौन से शख्सियत मारवाड़ी सिस्टम से एसोसिएटेड है बताएंगे? हॉल्ट मैकेंजी, थॉमस मुनरो और विलियम बेंटिक। तो आंसर है तुम्हारा बी 1 and 3। हॉल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक साहब थे, ठीक है। तो विलियम बेंटिक उस समय बने नहीं थे गवर्नर जनरल, समझे ना। उस समय वो क्योंकि वो प्रोविंशियल लेवल पे भी काम करते थे, तो एक ही बार तो मिलता नहीं है, आप यू हैव टू वर्क फर्स्ट। महावारी मुनरो का नहीं, उसका था रोतवारी, रोतवारी समझे ना, वो रोतवारी सिस्टम था, फादर का मद्रास में। विलियम बेंटिक से नहीं इस समय रहेगा तो तब तो नहीं होगा। अरे गधा, विलियम बेंटिक इससे पहले काम कर चुके थे प्रोविंशियल लेवल में। अच्छा, प्रोविंशियल लेवल। हाँ, तब नहीं पता चला। ऑब्वियसली सी बात है। तुमको क्या लगता है कि एक ही बार शिखर पे गवर्नर जनरल बनता है क्या कोई? नहीं आए होंगे कहीं। हाँ, काम कर रहे थे वो। देखो यहाँ बताता हूँ मैं तुमको कि जो मारवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था होल्ट मैकेंजी ने किया था 1822 में। और कौन से स्टेट कवर थे? तो पंजाब, अवध, आगरा, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जहाँ पे मिडिल मैन नहीं प्रेजेंट थे। सिंपल सी बात है। मारवाड़ी मतलब क्या हुआ? वो विलेज हाँ, पंचायती वाला विलेज। हाँ बिल्कुल, विलेज बड़ा उठाएगा बिल्कुल। मारवाड़ी लगान मूवी में है, मिक्स अप होके वहां से ग्रुप उठाएगा। हाँ। एक के पास है लोग उठाएगा। पंचायत, ग्राम पंचायती एलिजिबल है। वहाँ पे पूरा लग जाता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गाँव का। हाँ, ये रजत बारी में रोतवारी में आपका जो डायरेक्ट रोत मतलब पीजेंट्स, डायरेक्ट पीजेंट पे लग जाए। पीजेंट डायरेक्ट देखो। और जमींदार इंडायरेक्ट जमींदार ये ग्रुप जब हो गया वो इंडिविजुअल हो गया। हाँ समझे। तो कहाँ लगा? देखो पंजाब, अवध, आगरा और उड़ीसा, मध्य प्रदेश। देखो हिंदी जब जो महल जो शब्द है, महल से लिया गया है, इसका मतलब हाउस, डिस्ट्रिक्ट, नेबरहुड, क्वार्टर। तो पहला स्टेटमेंट सही बात है, होल्ट मैकेंजी 1822 में किए। तो सही है। अब देखो जहाँ तक सवाल है, कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, अलग अलग जाते हैं। चलो ये ज्यादा जो ही नहीं है। When William Bentinck assumed the governance in India, he made through a review of the scheme. जब इनको बनाया गया तो इन्होंने क्या किया? मारवाड़ी सिस्टम के बारे में देखा, जानने का प्रयास किया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ बेंटिक केम टू द कंक्लूजन दैट रेगुलेशन 82 had caused widespread misery। इनको लगा कि नहीं, कि जो भी चीज हुए हैं उससे रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हुआ है मारवाड़ी सिस्टम को लेके ही। तो इन्होंने क्या किया? बाद में इसमें संशोधन लेके और फ्लेक्सिबल बना दिया। ये बाद में गवर्नरशिप आने से बाद में इन्होंने इस पे काम किया है, यानी कि ये बनाए नहीं, बाद में जब गवर्नरशिप इनको दिया गया, भूमिका दिया गया, तब जाके ये काम किए थे। और में सर 1822 में भी था पहले में। हाँ बिल्कुल। हल्का सा द गवर्नमेंट ऑफ बेंटिक केम टू द कंक्लूजन दैट वही कि जो रेगुलेशन ऑफ 1822 था इसमें प्रॉब्लम था, यानी कि जो हॉल्ट मैकेंजी जो बनाए थे, इनको लगा कि इसमें प्रॉब्लम है, लूपहोल्स है। जब ये गवर्नरशिप अपना बन जाते हैं तब जाके संशोधन लाते हैं, क्योंकि एसोसिएटेड तो है, आपको कंप्यूटर दिखाना है, और फ्लेक्सिबल बनाया गया उनको, ठीक है। वो इसी बोलते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि विलियम बेंटिक साहब इसमें एसोसिएटेड है। जहाँ तक सवाल मत बोलो, जहाँ तक सवाल है थॉमस मुनरो का, तो वो गवर्नर ऑफ मद्रास रहे हैं और वो एक्चुअली फादर ऑफ रोतवारी सिस्टम रहे हैं। जब मैंने कहा रोतवारी मतलब होता है नीचे, महाराष्ट्र में नीचे, जहाँ पे कोई संभावना ही नहीं है, जमींदार नहीं है, वो कम नहीं हो रहा था ना, नया वाला समझ गए। चलो देखो वाले हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, हाँ, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास हो गया, नया है वो कम। थॉमस मुनरो हमको तो इधर जब आता है थॉमस मुनरो, तो हमको पता था कि वो नीचे सेटलमेंट में असम में लिखा है भाई। हाँ मालवाड़ी, तो यहाँ काउंटर नहीं, असम में है भाई। मैकेंजी। हां नहीं, असम में रजत बारी होगा। क्या बोले? असम में रजत बारी था। नहीं, रोतवारी तो नीचे तक ही सीमित था, सब तक ही सीमित है। वो देख लीजिए मालवाड़ी बॉम्बे हो सकता है, हो सकता है, हो भी सकता है। ये मालवाड़ी एनडब्ल्यूएफपी में था, आगरा में था। हाँ, बिल्कुल, ये ठीक है। तीनों अलग अलग था। नीचे हाँ बिल्कुल सही बात है। मालवाड़ी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में था। मालवाड़ी हो जाएगा। और उसके बाद आसाम में देखो जरा, चेक करके देखो तो आसाम में मालवाड़ी, रोतवारी था कि मालवाड़ी था? मेरे हिसाब से मालवाड़ी होना चाहिए मे भी, क्योंकि रोतवारी नीचे तक ही सीमित था। देखो जरा आसाम में कौन सा सिस्टम था उस समय? 33 नंबर जो क्वेश्चन है, वैभव समिट जो हुआ था
वो क्या चीज़ से रिलेटेड है? अभी जो करंट अफेयर्स का न्यूज़ है सही है yes। क्या? हाँ वही था, असम में बलून में बॉम्बे में रोतवाड़ी। चलो ठीक है। तमिलनाडु हाँ, आसाम में भी क्या रहा था? रोतवाड़ी ही रहा। हाँ, ये बात तो बहुत अच्छा बोला रामानंद जी ने कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है उसमें बिल्कुल महलवाड़ी ही था। आगरा उसे टच करेगा। हाँ, टच करेगा। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, एंडोवर वो सब एक जोन का हो गया, और उसके बाद ये ऐसे रहा एक जोन का हो गया, और उसके बाद बीच में हो गया बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब, और उसके बाद आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये वाला प्रेसिडेंट ये वाला कलकत्ता हो गया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ये सब हो गया आपका यूपी, ये सब आ गया इधर जमींदारी। यूपी का अवध वाला रीजन फिर उधर। हाँ वो अच्छा चलो ठीक है, हम लोगों ने जानने का प्रयास किया वो चीज। अब देखो 33 देखते हैं वैभव समिट जो अभी न्यूज में है वो किससे रिलेटेड है? तो 33 का ए आंसर है, दैट इज अ प्रमोटिंग कोलैबोरेशन ऑफ ग्लोबल इंडियन रिसर्चर्स। बात समझें? तो इसमें क्या है कि वैभव मतलब होता है कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है। समिट जो कोलैबोरेटिव था तुम्हारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन था भारत का जो कि प्रैक्टिसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बात करता था, ठीक है। इसका कम्प्रिहेंसिव रोड मैप है, एक्सपर्टीज हासिल करना एंड सो ऑन। समझ गए? सिंपल सी बात है। ये क्या होगा? कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन रिसर्चर्स। देखो 34, हाँ 34 तो मजेदार चीज है, पूरा हिस्ट्री से पूछा गया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बैकअप सत्याग्रह? देखो बहुत फेमस It was a satyagraha against untouchability and caste discrimination. Absolutely correct. किसी को डाउट? महात्मा गांधी बिल्कुल पार्टिसिपेट किए थे। आप सब दोनों हो जाएगा, सही बात है। चलो बहुत वेलकम सत्याग्रह एक्चुअली त्रिवेणकोर याद आ गया तुमको? इस तरफ की इस तरफ, हाँ ईस्टर्न बताए थे ना, मैप भी दिखाए थे ना। यस। तो देखो क्या है, देखो वेलकम सत्याग्रह तुम्हारा मूवमेंट है अभी, देखो मॉडर्न डे क्या है, ठीक है ना। त्रिवेणकोर नहीं, ये वेस्टर्न घाट में त्रिवेणकोर जहाँ पे लड़ाई हुआ था। मैसूर वाला? हाँ मैसूर नहीं, केरल वाला त्रिवेणकोर। वो दूसरा कोयम्बटूर, वो दूसरा था। दो, एक तमिलनाडु था, एक केरल का था, दोनों मिलके। हाँ बिल्कुल, ये होगा तुम्हारा त्रिवेणकोर केरल वाला, ठीक है। और उस दिन हम लोग किए थे ना हैदराबाद वाला जो इशू का जो हो रहा था, बोला था वो करने के लिए, वो नहीं किया था, जो हार गया। हाँ फिर उधर जाके वो किया था, लड़ाई किया था, फिर हार गया था। हाँ करेक्ट, एब्सोल्युटली। देखो तो वेलकम सत्याग्रह मूवमेंट त्रिवेणकोर में हुआ था। मॉडर्न डे क्या है, ये टेंपल एंट्री था डिफेंस क्लास के लिए। इट टुक प्लेस नियर द शिवा टेंपल एट बैकअप। कोट्याम जो डिस्ट्रिक्ट है, कोट्याम डिस्ट्रिक्ट जो कि नेशनल हाईवे आता है, इनलैंड वाटरवे हाईवे जो है ठंड वाला जो पास होता है यहाँ से, ये 1924 में और 25 में हुआ था। ये स्टैंड एज अ रीजनल, ये रीजनल था, लोकलाइज प्रोटेस्ट था अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। जो सिग्निफिकेंस मिलता है जब जाके गांधी जी इसमें एंट्री मारते हैं, ठीक है। वेलकम टेंपल, हाँ गांधी जी का इनका रोल रहा है। गांधी जी बोलते कि दे वर रजिस्टर्ड एंड अरेस्टेड बाय द पुलिस। महात्मा गांधी जब पार्टिसिपेट करते तो बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है। हाँ गांधी जी जहाँ विजिट करेंगे वो नेशनल बन जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। देखो ये आंसर तो आप देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला था जी। Which of the नहीं 35th वाला बोले, 35 Which of the following Indian states were annexed earliest under the doctrine of lapse? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से क्या क्या हुआ था जानते हो? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जानते हो कि दलौजी का बिल्कुल दलौजी के था कि जिसका नेचुरल हेयर नहीं होता उसका कब्जा है। झांसी भी हुआ था, ये हुआ बाद का बात है, पहले का प्रोडिक्शन 17 आंसर है 17 झांसी 36 का 17 होगा 35 का। हाँ देखो तो यहाँ पे समझने का प्रयास करो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसमें कहें कि एडॉप्टेड सन को नहीं मिलेगा आपका प्रॉपर्टी, है ना, स्टेट के पास चला जाएगा। लॉर्ड दलौजी किए थे अनडाउटली। देखो 17 को देखो कब लिया गया था, हाँ इन दिस वे 17 नागपुर, संभालपुर और भगत और उदयपुर और झांसी 1853 में कुछ सक्सेशन किया गया। 1848 में हाँ 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 बिल्कुल, वेरी वेरी गुड, समझ गए बात को? इसलिए सिंपल है, यही कारण था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बहुत बड़ा रीजन था 1857 का बगावत के लिए, है ना।
ये हो गया। Which of the following is not correct with reference to Maratha administration? Maratha administration कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है, देखो क्या है, रेवेन्यू सिस्टम ऑफ माराठा वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टैक्स पेयर। एब्सोल्युटली करेक्ट है ये जो रेवेन्यू सिस्टम था माराठा का, वो बेस्ड था तुम्हारा क्या क्या चीज पे बेस्ड था? प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टैक्स पेयर पे ही बेस्ड होगा जो बात। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माराठा वाज वेरी सिमिलर टू द सिस्टम प्रिवेल इन मॉडर्न टाइम्स। बिल्कुल मॉडर्न टाइम्स से रिलेटेड था, सेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी, पेशवा सिंह एंड सो ऑन। थर्ड देखो, सोल्जर्स फ्रॉम अदर किंगडम्स वेयर बार्ड। देखो बार्ड नहीं था, ये पेशवा तो जाना आता था अपने सेकुलरिज्म के लिए, बाहर से भी आदमी आके एक्सेप्ट कर सकता है। देखो पहले ही क्वेश्चन जो पूछा गया उसी का एक्सटेंशन भाग गया। कल बताए थे ना सेकुलर नेचर था, रणजीत सिंह का भी था, मारठास का भी था। देखो सोल्जर्स फ्रॉम अदर किंगडम्स वेयर नॉट बार एक्चुअली होल्डिंग ऑफिस इन केस बार कर सकता है, जो एबल्ड है वो कर सकता है आपके। मारठास लॉ वाज बेस्ड ऑन द मिताक्षरा एंड मनु कोड। हाँ सही बात है, अरे हिंदू का बात तो होगा ही होगा, वहाँ तो करता है ना। हाँ माराठा इज ऑल अबाउट हिंदुत्व पूरा। शिवाजी भी तो हिंदुत्व का बात करते थे। उसके बाद आके तो और भी जो साहू सब रूलर आया बाद में आया, वो तो पूरी तरीके से हिंदू को और ज्यादा रेडिकल बना दिया। साहू जी महाराज हाँ पूरा बना दिया। बाद में जितने भी मारठास देखिएगा तो बाद में तो कोर हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करता था। हिंदुत्व बोलना गलत होगा, मैं हिंदू को रिप्रेजेंट करता था। हिंदुत्व ऐसे लिखते वो तो वीर सवार कर लेके वो मराठा नहीं करता, चलो पेशवा प्रधान हो गया और पेशवा ब्राह्मण था, और वो इसीलिए चूंकि वो तो अपना हिंदू नहीं दिखाएगा। मैं मराठा ही बोलिएगा ना उसको, क्योंकि पेशवा मराठा को आगे बढ़ा रहा था। इट इज ऑल अबाउट मराठास, क्योंकि आपका किंग का तो डोमिनेंस खत्म ही हो गया। ऑफिशियली बोलना सही है सर, लेकिन उसका जो अंदर का जेनेसिस है और उसी के बैकड्रॉप में सर वहाँ जो आरएसएस हुआ, आरएसएस नागपुर में क्यों हुआ, उसी के बैकड्रॉप मिला तो संरक्षण। हाँ तो वहाँ जो उतना वो हाई लेवल पे चल गया था, स्टेटस को प्राप्त कर लिया था। जितने भी हुए महाराष्ट्र नहीं हुए हैं, ये सब आए है ना बीड़ी सवाल इसलिए वहाँ नागपुर में एक संगठन। हाँ फिर से सत्ता में कैसे रहना है, कैसे काउंटर करना है। सही बात है, हिस्ट्री पुराना है। 27 का देखो, राधा रामदेव और उसको आग में डाल दिया। Which चलो Which of the following is are correct with reference to judicial reform undertaken by Cornwallis? Cornwallis से रिलेटेड सब देख लो, वही जो थर्ड एंग्लो-मैसूर वार में एक्टिव थे। देखो इसमें क्या पूछा गया है कि judicial reforms introduced under the Cornwallis were based on the principle of separation of power। क्या सही बात है? सेपरेशन ऑफ पावर। हाँ करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुडिशियल जुडिशियल कोड जो बनाया था इन्होंने, ये बात सही है। कर्नवालिस वही जो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो उधर छोटे होके आए हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट वर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। ऐसा नहीं है, यही तो रोना था इनके लिए कि आप अकाउंटेबल हो, ठीक है, ये अकाउंटेबल है। आंसर देखो सही से बात सी हो जाएगा, देखो टू नहीं होगा। The reforms of Cornwallis led to exclusion of Indians from the judicial system। सही बात है, जो भी रिफॉर्म्स लाया Cornwallis ने, इसके वजह से हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में नहीं पहुंच पाया। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो जहाँ तक सवाल है, देखो थोड़ा बताते हैं कि Cornwallis का जो जुडिशियल रिफॉर्म था, ठीक है, वो 1793 में दिखता है हमको फाइनेंस से, और फेमस Cornwallis कोड बन के निकला है। इसमें पूरी तरीके से न्यू रिफॉर्म्स, पूरी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे बात। ये रिपोर्ट का स्थापना किया था नहीं, स्थापना बहुत पहले हो गया था, 65 में हुआ था 73, और उसके बाद वो रेगुलेटिंग मैटर था 74 में जाके 93 का कार्यकाल है। बिल्कुल ये नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म में क्या किया था? क्या हम वही बोल रहे हैं, हमको वही बता रहे हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 18th सेंचुरी फ्रेंच फिलोसोफर, बहुत सारे फ्रेंच फिलोसोफर जान ही रहे उसमें एक्टिव है, उधर चल रहा है फिर अपना, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच रेगुलेशन चल रहा है ना। तो Cornwallis demand to separate the revenue administration from the administration of justice। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए, जस्टिस सिस्टम डिफरेंट होना चाहिए रेवेन्यू का। देख रहे हो वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे तो वही हो रहा है कि रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन साथ में था फ्रेंच में, तभी इतना बड़ा बगावत हुआ था वहाँ पे। The collector was the head of the revenue department in a district and also enjoyed extensive judicial and magistrate power। देखो सही बात है, जो कलेक्टर थे, जो सिविल सर्वेंट थे, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड भी होते थे डिस्ट्रिक्ट के, और उसका एक्सटेंसिव जुडिशियल पावर भी था, मैजिस्ट्रेट पावर भी था उसके अंदर। The
कॉर्नवालिस कोड क्या किए कि जितने कलेक्टर को ऑल जुडिशियल बेंच पावर अलग कर दिया गया, डिवाइड खत्म कर दिया गया, बस उनको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यू दिया गया, आप देखिए रेवेन्यू को कलेक्ट करिए, ठीक है। और वो पावर दूसरे को दे दिया गया। और न्यू क्लास ऑफ ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट जज बनाया गया और उनको दिया है कि भाई अब आपका जुडिशरी वाला काम आप पे रहा। इसलिए स्टेटमेंट सही है, वन सेपरेट किए हैं इन्होंने। अनलाइक द ब्रिटिश कंपनी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स वर नॉट आंसरेबल टू, नहीं, यू हैव टू आंसर। देखो उसके बाद क्या है कि सॉवरेनिटी ऑफ लॉज प्रोक्लेम अंडर गवर्नमेंट फॉर एक्ट कोई भी करेगा तो यस यू हैव टू, आपके अगेंस्ट भी कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। समझ इंटायर जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस लेड टू द टोटल एक्सक्लूजन, जितने भी काम किया है इन्होंने इसकी वजह से कहीं इंडियंस का कोई दूर तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि इंडियंस को सिस्टम हटा दिया गया। बात समझे ना, कहीं भी जुडिशियल सिस्टम में इंडियंस नहीं आया था, करेक्ट बात है। 1 and 3, second one is wrong. Special window for affordable and mid-income housing investment fund recently seen in the news, जो स्वयं भी है, ठीक है। ये न्यूज में आया था, किस कॉन्टेक्स्ट में आया तो प्रोवाइड प्रायोरिटी डेब्ट फाइनेंसिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट। जो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो रुक गया था उसको डेब्ट उसको देने के लिए अलग से राशि दिया जाएगा हाउसिंग के लिए ताकि बन सके। स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट में क्या जो रुका हो प्रोजेक्ट एक मिनट बन गया टाइप। हाँ समझ गए। ये होगा तुम्हारा स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड इज फॉर प्रोवाइड प्रायोरिटी डेब्ट फाइनेंसिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्टॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसमें नहीं जाऊंगा, बस इतना काफी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एंग्लो मैसूर वॉर। देखो यहाँ पे भी तुम बात कर रहे थे मुझसे 39 का, देखो हाँ चलो 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 वेरी गुड क्वेश्चन। देखो द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर लेड टू द डिफेंसिव अलायंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड ब्रिटिश और इसमें एम्पायर बना था, समझौता हुआ था। फर्स्ट में हाँ तो फिर बाद में ब्रिटिश ने इस चीज को वो कर दिया, फॉलो नहीं किया। हाँ फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में क्या हुआ था कि किसी तरह अलायंस बना था ब्रिटिश, हाँ ब्रिटिश के बनाया था, किसी तरह वो तोड़ दी। क्योंकि मैं तुम लोगों को बता था हिस्ट्री में, कॉन्फिडेंस ले लिए थे, जैसे कि मैं हिस्ट्री में उस समय भी बताया था और इस समय डिटेल्स में बताता था मैसूर का, बंगाल का, लेकिन यही क्लास स्टार्ट होने वाला था हम लोग का। तो उसमें मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे डिटेल्स में, कैसे शुरू में जब अलायंस तुड़वा दिया ब्रिटिश इसने हैदर अली ने, उसके बाद फिर ये दोनों के बीच में भी अलायंस हुआ, डिफेंसिव अलायंस बोलते हैं कि दूसरा कोई अटैक करेगा तो आप हमको बचाइएगा, आपको हम बचाएंगे। ये भी हुआ था ब्रिटिश के साथ भी हुआ था मैसूर का। फिर बाद में क्या किया, ब्रिटिश ने धोखा दिया इस चीज का, समझे ना। हाँ माही पोर्ट वाला। देखो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर लेड टू अ डिफेंसिव अलायंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड मैसूर, एब्सोल्युटली करेक्ट। आउटब्रेक ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। बोला कि जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उसका एक रीजन है, चलो इसको वहीं पे डालो। रिजेक्शन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस बाय टीपू सुल्तान इज द वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो क्या बोला, ऐसा बात है? यस है ऐसा बात। 38 का आंसर सी होगा, 2 नहीं होगा, सी होगा। यस सही सही है ना, राइट है। और ये अमेरिकन वॉर का ये नहीं था, फ्रांसीसी वर्जन था। अमेरिकन वॉर कब हुआ था? 75 से 89 में हुआ था। ये फ्रेंच वॉर था 89, उसका नहीं करेगा। अमेरिकन वॉर 74 के आसपास था। हाँ 75 से 5 वॉर, ठीक है। तो इसके बारे में कैसे हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे तुमको, थोड़ा थोड़ा बता देते। देखो मैसूर वॉर जानते हो कि 4 कन्फेडरेशन हुआ था 1767 से 69 1767 से 79 फर्स्ट वन, 70 to 84 सेकंड वन, थर्ड वन इज 90 to 92 एंड लास्ट वन इज 99। यहाँ पे वेलेस्ली साहब बोला है, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में देखो जो हुआ था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन द निजाम हैदराबाद का था अगेंस्ट हैदर अली। बाकी किसी तरह फिर से वो हो गया, टूट गया, ये वो हुआ, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। डिफेंसिव अलायंस बन गया 2 पार्टीज के बीच में, ठीक है। एंड कमिट किया इंग्लिश ने किया हैदर अली को हम हेल्प करेंगे यदि कोई अनदर पावर अटैक करता है, जैसे कि मैंने तुमको भी कहा। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड क्या है तुम्हारा, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये जानते हो 1769 में हैदर अली और इंग्लिश कंपनी, ठीक है, जहाँ पे बहुत कुछ हुआ है
जो आउटब्रेक हुआ था अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच अलायंस विद अमेरिकन मेट वारेन हास्टिंग्स एक्सट्रीमली सस्पिशियस ऑफ हैदर अली रिलेशन विद द। तो यहाँ पे देखो आउटब्रेक क्या दिया गया, थर्ड एंग्लो मैसूर वार दिया, थर्ड नहीं है, सेकंड है, सेकंड में काम है 1862 उस समय हो रहा था। ये सेकंड एंग्लो मैसूर वार का बात है, इसमें थर्ड दे दिया गया। और थर्ड एंग्लो मैसूर वार श्रीरंगपट्टनम, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में था, बिल्कुल ये सब चीज याद रहना चाहिए। और लास्ट कहते हैं कि हाँ सब्सिडी टीपू सुल्तान ने नहीं माना था, दो बच्चा को गिरवी रख दिया, 50% नोटिस ले लिया, उसके बाद भी माने कि हमने तैयार था क्या नहीं। और पहला कौन सा स्टेट जो सब्सिडी अलायंस के अंदर आया था, फ्रेंच था। पहला कौन सा स्टेट था? स्टेट कौन सा था भारत का पहला स्टेट? फ्रेंच था, हैदराबाद था ना रमन जी? यस हैदराबाद हुआ, ठीक है। सबको लगता है अवध हैदराबाद हुआ एक्चुअली नहीं, वो कौन से मतलब ये फ्रेंच था तो इधर का ही हुआ। नहीं, हम इंग्लिश का ही बात कर रहे हैं। अच्छा इंग्लिश के लिए था। हाँ ठीक है। हैदराबाद का पहला स्टेट जो सब्सिडी अलायंस के अंदर आया था, इसी का टाइम इस पे देख लेंगे, हम इस पे बात करेंगे। सब्सिडी अलायंस हम लोग थोड़ा मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे आउटलेट से, विल सी एवरीथिंग, विल सी एवरीथिंग। सब्सिडी अलायंस पहला कौन हुआ, क्योंकि इसी से एसोसिएटेड है। ये जो हैपनिंग्स हुआ था ना मैसूर का, इसी से रिलेटेड है सब्सिडी अलायंस को लेकर। हाँ बिल्कुल, अभी निजाम जो बना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी का एक्सटेंशन था वो, समझे? तो करेंगे, जान लेंगे इस चीज को। 40 नंबर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालो सबको। तो देखो 40 का जो यदि मैं बात करूं तो 3 to 1 में पहले तो ऑप्शन समझते हैं। क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ केसर हिंद, ठीक है ना, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम एज फ्रॉम द एंट्री टू सिविल सर्विस, ये लॉर्ड लिप्टन, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड, कौन? कर्जन, फेमस। तो महाराज देख लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ लॉर्ड कर्जन क्या हुआ, इसमें कौन सा ऑर्डर बोल रहा है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1905 2 3, ठीक है। तो हम देखने का प्रयास करते हैं। ये क्या है सर? 40 का डेट 3 to 3 ऐसा यार ये ये हो जाएगा सर। नहीं है। नहीं रुकिए। ये हो जाएगा। अच्छा नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता तो नो अच्छा हाँ ठीक, वो यहाँ पे बोला है कि नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। आप प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से कंफ्यूज मत होइए, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बाद में वो बना है। एसएससी होगा आंसर इसका डी होगा एक्चुअली। मैं बताता देखो, अब कंफ्यूजन तो होना ही है। देखो एक्चुअली देखो सुनो, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एक्चुअली 24 जनवरी 1857 को किया गया था, उसी समय, ठीक है। वो डिस्पैच के टाइम में किया गया। वो डिस्पैच का ये हो जाएगा 3। कर्जन ने कुछ दूसरा लाया था, यूनिवर्सिटी एक्ट लाया था, अभी याद आया। हाँ यूनिवर्सिटी एक्ट था, याद आया आपको? यूनिवर्सिटी एक्ट था, बताओ। ये सर द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एसोसिएशन वो डिस्पैच का सेकंड पार्ट है। हाँ बिल्कुल अपलोड किया गया, क्योंकि वो डिस्पैच आया था 3 यूनिवर्सिटी लाने के बाद प्रेसिडेंसी टाउन्स में, कलकत्ता, बॉम्बे और मोहम्मदाबाद में, जो कि लंदन यूनिवर्सिटी के लाइन पे हो, याद है आपको? तो ये 1857 का बात है, यानी कि थर्ड फाइल बात है। वो घुमा दिया ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। और हम जो बोल रहे लॉर्ड कर्जन, वो यूनिवर्सिटी एक्ट था, यही जहाँ पे कलकत्ता को प्रोमिनेंट बना दिया गया था कि उसका यूनिवर्सिटी क्या करेगा, सबको ऑथराइज करेगा। इस पे भी बगावत हुआ था उस समय, समझ में आया? कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ? तो चलो ये इस पे बात हो गया। यानी कि पहला क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश 1857 में हुआ, और वो डिस्पैच को देखते हुए। सेकंड क्या है तुम्हारा, क्वीन विक्टोरिया एज्यूम था आपका। क्वीन विक्टोरिया का क्या बोले, वो उनको टाइटल मिला 1876 को, 76 में लगा शायद। या कि लॉर्ड कैनिंग 1862 में बोल रहे क्राउन ऑफ इंग्लैंड स्टूड फॉरवर्ड, अनक्वेश्चनेबल रूलर है फ्रॉम लास्ट में। 1876 में क्वीन विक्टोरिया को टाइटल मिल गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इतना ही समझो तो सिंपल। उसके बाद क्या है कि मैक्सिमम एज पर तो जानते हो लॉर्ड लिटन का टाइम रहेगा, तो 1878 का ही बात होगा। 1876 1878। हाँ तो वही उस पीरियड में देखो, काफी बाद में हो जाएगा वो, इसके हिसाब से करा। यूनिवर्सिटी पहला हो जाएगा ऑप्शन, उसके बाद क्वीन विक्टोरिया एंड थर्ड वन इज सिविल सर्विस वाला जो एज था। समझ गए? 41 देखते हैं। विद रेफरेंस टू नेशनल बैम्बू मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को देखो, इससे रिलेटेड। तो देखो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि बैम्बू क्या ये 2-3 साल से न्यूज में है। इट एम्स टू इंक्रीज द एरिया अंडर बैम्बू प्लांटेशन इन अ नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लैंड। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इस पे ही बात किया गया था। क्यों? क्योंकि जो बैम्बू है
वो बहुत सारे फार्मर्स के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। उसको जो आप फॉरेस्ट बना दिए थे, हाँ, उसको आप घोषित कर दिया था ब्रिटिश ने, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ था, इसी में संशोधन हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि ये एरिया अंडर बैम्बू प्लांटेशन नॉन फॉरेस्ट एरिया में बढ़ाने का बात है। It seeks to create bamboo cluster which connects farmers with absolutely correct, इसलिए बॉम्बे बैम्बू का यूनिवर्सिटी सब भी बनाया गया था उधर, करेक्ट बात है। थर्ड देखिए, आंसर थर्ड गलत हो जाएगा, देखिए, इसलिए 41 का आंसर ए होगा। थर्ड लॉ दूसरा होगा कुछ, लॉ की तरफ नहीं, इस लॉ में नहीं आता, इस लॉ में नहीं आता। हाँ, सही बोला तो। हाल फिलहाल बनाया गया दूसरा लॉ बनाया गया 1927 से, जो ये भी इवेंट था आपका, ये लॉ दूसरा हो जाएगा, दूसरा लॉ है। Indian Forest Act 1927, all bamboo trees growing in the forest and non-forest are defined and protected as a tree under the Indian Forest। लग तो रहा था कि सही है, हाँ, उसकी इस तरह ऑप्शन है, माय करेक्ट नहीं है। देखो हाँ, इसका देखो कैसे हुआ, देखो मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट गोल इज द बैम्बू सेक्टर इज बीइंग अचीव्ड विद द कंसिडर्ड एफर्ट्स ऑफ ऑल स्टेकहोल्डर्स ऑफ बैम्बू मिशन कीपिंग इन कंसिडरेशन द इंपॉर्टेंस ऑफ बैम्बू। द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 19 वाज अमेंडेड, उसको अमेंडमेंट किया गया 2017 में, ताकि वहां से ट्रीज का कैटेगरी हटाया गया। एज अ रिजल्ट नाउ एनीवन कैन अंडरटेक कल्टीवेशन एंड बिजनेस इन। तो क्या पूछा जा रहा है कि ऑल बैम्बू ट्रीज आर डिफाइंड, ओ क्या है, आर डिफाइंड ऑल बैम्बू ट्रीज ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट। नॉन फॉरेस्ट वाला भी चीज है ना इसमें, नॉन फॉरेस्ट में थोड़ी बोला था, फॉरेस्ट में डाला था ना। हाँ, जैसे काटा नहीं जा रहा था, बिल्कुल, हाँ, फॉरेस्ट में डाला, यहाँ पे उसने चेंज कर दिया। ये नॉन फॉरेस्ट क्षेत्र में देखो बोल रहा है, फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट दोनों दे दिया है। हाँ, यहाँ से तो कर सकते हैं, कोई एक में डालेगा, फॉरेस्ट में डालेगा, मतलब फॉरेस्ट में डालेगा, ये कैसे हो सकता है? इसमें तो और एरिया और नए वाला जो अमेंडमेंट 2017 में, उसमें और एरियाज घटा दिया गया था। हाँ, इसमें नॉन फॉरेस्ट कर दिया गया। हाँ, नॉन फॉरेस्ट। हाँ, तो 27 का बात ही जाएगा है बहुत ही, ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन 27 है, इसमें है, मतलब इसमें फॉरेस्ट में डाला गया था बॉम्बू, लेकिन नॉन फॉरेस्ट ये दोनों चलो एनीवे बढ़ते हैं। क्या संस्कृति ना नहीं, आंसर होगा आपका 1 and 3 होगा बस। 1 and 2 1 and 2 1 and 2 थर्ड वन इज रॉन्ग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इल्बर्ट बिल। देखो इल्बर्ट बिल के बारे में क्या बोले, लॉर्ड लिटन तो होगा ही नहीं, और रिपन साहब थे, 1 काट दोगे तो देखो ऑटोमेटिकली 2 सही होगा, और 3 पे बात उठेगा तब देखेंगे कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड लिटन। सेकंड, इट इंटेंडेड टू एनेबल इंडियन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सेशन जज टू ट्राई यूरोपियंस इन क्रिमिनल केसेस, करेक्ट बात है ना। एंड थर्ड वन इज इट वाज पास्ड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव विदाउट एनी अमेंडमेंट। ठीक है, तो 42 का आंसर होगा ए, यानी कि 2 बस सही है, थर्ड गलत। समझ गए? सेंट्रल लेजिस्लेशन पास किया जाता है। हाँ, इसमें देखिए मैं बताता हूँ आपको। इल्बर्ट बिल जानते हैं कि 1883 में, ये भी याद कर लीजिएगा, लॉर्ड रिपन के टाइम लाया 83, ठीक है, जो सर इल्बर्ट किए थे, जो कि लीगल मेंबर थे काउंसिल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो काउंसिल था उसका एक मेंबर था इल्बर्ट, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है कि लिटन का टाइम का नहीं है नंबर। इसमें क्या था कि इसमें इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन जज भी क्या करेंगे, यूरोपियंस को और क्रिमिनल केसेस में वो कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं, इसलिए वो स्टेटमेंट सही है। यूरोपियंस इन इंडिया ऑर्गेनाइज अ वेमेन एजिटेशन, जो यूरोपियंस इंडिया में इसलिए इस बिल के अगेंस्ट बगावत शुरू, ठीक है, दे डिक्लेयर एज द मोस्ट हाईली एजुकेटेड अमंग द इंडियंस वर अनफिट, बोला कि जो पढ़े लिखे वो अनफिट है, यूरोपियंस कैसे करेगा। इन द एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉट बिफोर द यूरोपियंस झुकना पड़ा और अमेंडमेंट करना पड़ा क्रिटिसिज्म को, हेंस थर्ड स्टेट अमेंड द बिल टू मीट देयर क्रिटिसिज्म, हेंस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसलिए बोला कि नो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में कोई बात विदाउट एनी अमेंडमेंट बोल रहा है ना, विदाउट बोल रहा है, अमेंडमेंट तो लाना पड़ा, फिर पास भी नहीं हुआ। इसका फायदा क्या हुआ, हमारे इंडियन नेशनल को बहुत फायदा हुआ, मिला पकड़ लिया ना, एक राजनीतिक मुद्दा मिल गया, उसे मिला राजनीतिक मुद्दा मिल गया जी उसको, समझे। Which of the following causes was responsible for the defeat of French in Carnatic War? देखो ये तो एक्सीडेंट क्वेश्चन है, कितना बार बता दिए हैं तुम लोग को। तो क्या बोला कि डिवीजन ऑफ फ्रेंच रिसोर्सेज बिटवीन द कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन, करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि फ्रेंच का ऐसा था कि फ्रेंच का बाबू जो कमाने का तौर तरीका था वो एक्सपेंशन पे ज्यादा ध्यान, कमर्शियल एक्टिविटीज पे कम ध्यान था उसका, अनलाइक ब्रिटिश का क्या था कि पहले वो कमर्शियल बॉडी बनना चाहता था, उसके बाद वो एक्सपांड करना चाहता था, और जिस हिसाब से उसको तकदीर मिला, जिस हिसाब से उसको
और मिला जो भी अपॉर्चुनिटी मिला उस हिसाब से एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। मगर फ्रेंच का डिफरेंट कहानी था, तो वही बोला कि जो फ्रेंच का रिसोर्सेज डिवीजन होना था, कॉन्टिनेंटल एक्सपांड करना और कॉलोनियल एक्विजिशन करना, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि फ्रेंच हारा। समझ गए बात को? 43 का हो गया तुम्हारा, तो आंसर क्या हो जाएगा 43 का? ये वाला सही। अब देखो ऑनलाइन द इंग्लिश सिस्टम कंपनी फ्रेंच वाज एन इंडिपेंडेंट कमर्शियल, कभी रहा ही नहीं और समय उधर से फ्रेंच और समय सरकार का इंटरफेरेंस, फ्रेंच गवर्नमेंट का। अनलाइक इंग्लिश का क्या फायदा था कि कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ। अब देखो थर्ड 1 एंट्री होगा, देखो थर्ड करेक्ट डिस्पोटिक एंड इनफेड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेलेंट इन फ्रांस एज कंपेयर्ड टू इंग्लिश। सही बात है, उस समय 1760s बैटल ऑफ बंडी वाज, और वहां अपना ही अलग है। वहां लुइस 16 से पहले लुइस 15 वो सब इनएफिशिएंट था उधर। तो इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा देख रहे हो, वर्ल्ड हिस्ट्री का कैसे कनेक्शन होगा उसका। डिस्पोटिक था उसका। मॉडर्न हिस्ट्री क्या मतलब है? कनेक्टेड है। 1760 के बाद तो मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो ही जाता है हमारा भारत का, औरंगजेब के डेथ के बाद तो मैच कर देगा वहां पे जाकर। उससे क्या मतलब है? इंटरनेशनल हैपनिंग प्रभावित कर रहा है, तुमको जानना पड़ेगा उस चीज के बारे में। ये तो हमारा भी है। क्या बोले? हां इंटरनेशनल जितना भी आपका वार्टी वॉर कैटेटिक वार हुआ है, तीनों में दो देखिएगा, फर्स्ट और थर्ड देखिएगा, उसके इंटरनेशनल रीजन है। मेन इसके अंदर लगे पूछा नहीं, इसमें हमको नहीं लगा कोई जरा बुद्धि लगाने वाला चीज था। बहुत सिंपल था, देखो मेरा करेक्ट चॉइस बहुत सिंपल था, ये जरा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन ही नहीं था ये। थोड़ा सा इंटरनेशनल हैपनिंग तुमको पता है तो आराम से लगा सकते। बिना पता ही अरे तुमको मैंने इंग्लिश चीना कंपनी और फ्रेंच इंग्लिश दोनों का डिफरेंस ही बता दिया था। तो फिर वहां पे देखो वहीं से आंसर में मैच कर जाएगा ये, ध्यान नहीं दिए थे तुम। 44 कंटिनेंटल जो एक्सपांशन हो रहा था उसका फैला रहा था ना अपना, तो उसमें पैसा रिसोर्स खत्म उसका, और कॉलोनियल एक्विजिशन जो एक तो कंटिनेंट फैला रहे हो आप यूरोप में और उसके बाद कॉलोनी बना रहे हो, तो उसमें आपका पैसा बहुत खर्च हो रहा है क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा ये कब्जा करने में ज्यादा ध्यान देता है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा फॉल्स रहा तो वन करेक्ट हो गया। ऑनलाइन द इंग्लिश कंपनी द फ्रेंच कंपनी वाज इंडिपेंडेंट, कभी रहा ही नहीं इंडिपेंडेंट, कभी हर समय इंटरफेरेंस उधर की तरफ। यही गाड़ी डुप्लेक्स के बाद क्या हुआ? डुप्लेक्स को जब बुला लिया गया सर, उसके बाद कोई रहा ही नहीं। अभी सरकार की तरफ से इंटरफेरेंस बहुत ठीक है, तो हो गया ये। अब देखो डिस्पोटिक और इन्फेरेंस सिस्टम था सरकार जो फ्रांस में था, फ्रांस में वहां पे वही मोनार्की रूल, बourbon डायनेस्टी, हाँ। तो 44 का देख लो, 44 का आंसर देख लो। 44 का क्या है तुम्हारा कि हाँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी वाज एसोसिएटेड विद अफगानिस्तान के साथ था कि अफगानिस्तान का नॉन इंटरफेरेंस करना, तो क्या अफगानिस्तान का इंटरनल अफेयर्स में नहीं जाना। तो 44 का आंसर हो जाएगा बी। देखो ऑकलैंड जो फॉरवर्ड पॉलिसी था, ऑकलैंड याद आया? यस, बहुत फेमस रहे हैं। ऑकलैंड का जो पॉलिसी था, ऑकलैंड का फॉरवर्ड पॉलिसी जिसे कहा गया कि अफगान लेड द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, यानी कि ऑकलैंड का जो फॉरवर्ड पॉलिसी की वजह से अफगान के साथ पहला भिड़ंत हो गया था इंग्लिश का, जिसको बोलते फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। इसमें हारा था, 4 बार हुआ है, चारों में जीत हुआ, ठीक है ना। ब्रिटिश कभी नहीं जीता, अक्सर बोलते हैं। इसे इस चीज को ध्यान में रखते हुए, समझे ना, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हाँ, जब जॉन लॉरेंस ठीक है जब बने थे वाइसरॉय बने थे, तब जाके मास्टरली इनएक्टिविटी वाला चीज आया था कि ताकि हम क्या करें, स्टेटस को मेंटेन कर रखें और अफगानिस्तान का इंटरनल पॉलिटिक्स पे ध्यान रखें, तो फायदा नहीं होगा ये, ठीक है। ये चीज भी बहुत ज्यादा, हाँ, ये पूरा लॉरेंस का जो गवर्नर जनरल थे उस समय। चलो अब देखो, अब हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था एक 45 का कि ट्रीटी विद ब्रिटिश इंडिया और रीजन, ट्रीटी ऑफ लासा है, ट्रीटी ऑफ सुगौली, देखिए आया ना करंट अफेयर्स का पूछ लिया ना, नेपाल के साथ जब हुआ ट्रीटी ऑफ एंडाबू और ट्रीटी ऑफ गंदामन। यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन था जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, तो आपका आंसर एक्चुअली बी है। देखिए 2 तो सही है, किसी में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 ट्रीटी ऑफ गंडामक वो अफगानिस्तान के साथ हुआ था। देखिए ट्रीटी ऑफ लासा कहाँ का, टिबेट का जगह है, तो भूटान के साथ क्यों होगा? यहीं से बात आप निकाल सकते हैं। लासा बहुत फेमस है,
समझे? तो आप ये कह सकते हैं कि टीटी ऑफ सुगौली जानते हैं कि नेपाल के साथ हुआ, एंग्लो नेपाली वार हुआ था 1814-16 तब का है। टीटी ऑफ यांडाबू क्या है? फर्स्ट वार विद बर्मा यानी कि म्यांमार के साथ यांडाबू वार तब हुआ, ठीक है, ये म्यांमार के साथ यानी कि म्यांमार का बर्मा के साथ। टीटी ऑफ सिंचुला भी हुआ था जो भूटानीस के साथ हुआ था सिंचुला, ठीक है। गंडामक है तुम्हारा सेकंड वाला जो हुआ था, ठीक है। टीटी ऑफ लासा जैसे कि मैंने कहा कि टिबेट के साथ हुआ, सेकंड वाला, ठीक है। देखो अब उतना डिटेल में नहीं बताएंगे ये चीज, ठीक है ना। Which of the following statement is are correct regarding the Whiteley Commission of 1929? ये क्वेश्चन अच्छा पूछा था, अंदर से पूछा था। व्हाइटली कमीशन जो है 1929 का, ठीक है, किसके साथ क्या क्या है जो उनके ऑप्शंस है, कितना सही है? तो 46 का तो कोई सही नहीं है एक्चुअली। It was set up to inquire into the administration and management of the military and civil expenditure incurred by British India, number 1. दूसरा क्या है कि it recommended that the salaries of the Secretary of State and India to be paid off the British revenue. तो ऐसा नहीं है एक्चुअली में, ये जो कमीशन कहा गया था 46 का डेट था। देखो हुआ क्या, रिकमेंडेशन डिफरेंट है इसके तुलना में। जो रॉयल कमीशन ऑन एक्सपेंडिचर वो वेलबी कमीशन है जो दिया गया है ना दोनों ऑप्शन, वो वेलबी कमीशन के हिसाब से था, वेलबी कमीशन। उसमें देखो इसलिए बोला गया कि जो रॉयल कमीशन ऑन एक्सपेंडिचर दैट इज अ वेलबी कमीशन, वो सेटअप किया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मिलिट्री एंड सिविल एक्सपेंडिचर देखने का ब्रिटिश इंडिया का। इस स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जाया था, उसमें सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया टू बी पेड ऑफ ब्रिटिश, इसमें बोला गया था। उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बोला गया था 1919 में, ना बल्कि इसमें बोला गया था। जहाँ तक सवाल है 1929 तो इसका क्या था, देखो इसमें बहुत सारे चीज थे। ये रॉयल कमीशन ऑन लेबर, ये लेबर वाला चीज, देखो इसी चीज को आगे बढ़ के लेबर वाला बना था। तो पहले समझते कि इसका हिस्ट्री क्या रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड परस्यूड अ पॉलिसी ऑफ रिफॉर्म एंड रिप्रेशन, रिफॉर्म भी है रिप्रेशन भी है। The government appointed in 1928 the Royal Commission on Labor, लेबर के ऊपर था जी। ये जो व्हाइटली जो दिख रहा है कमीशन ऑफ 19, ये लेबर के ऊपर था। और इसके चेयरमैन एनएम जोशी, देखो यहाँ से पकड़ लोगे, एनएम जोशी थे चेयरमैन इसके, ठीक है। वही कल जो बताए थे कि एनएम जोशी लीडर रहे हैं इस चीज़ का, एनएम जोशी थे। दीवान चमनलाल भी एक मेंबर्स थे। इसमें यही बोला गया था कि टू इंक्वायर इनटू ए रिपोर्ट ऑन द एग्जिस्टिंग ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंड प्लांटेशन इन ब्रिटिश इंडिया ऑन द हेल्थ एफिशिएंसी, यानी कि लेबर के बारे में बहुत सारा बात है, किस तरह रह रहे हैं, हेल्थ कैसा है इनका, ये सभी चीज। रिपोर्ट ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन लेबर का भी अब इसके बाद रिपोर्ट 1931 में आया, उसका कुछ रिकमेंडेशंस है वो जानने की मुझे नहीं लगा जरूरत है। तो 1929 का जो व्हाइटली कमीशन था ये लेबर के ऊपर था, बस इतना समझ लीजिए। और जहाँ तक यहाँ का ऑप्शन दिया गया है कि इट वाज सेट अप टू इंक्वायर, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं है कि वेलबी कमीशन के अंतर्गत हुआ था। दूसरा जो सैलरी सेक्रेटरी गवर्नमेंट की 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रिसाइडेड एज सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका तो आंसर बाल गंगाधर तिलक ही है। बाल गंगाधर तिलक कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। नहीं, लाला लाजपत राय थे, गोपाल कृष्ण गोखले तो थे ही नहीं, बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बन पाए, बस प्रोमिनेंट फिगर बन के रह गए, वो बने नहीं कभी। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि कब कब का क्या क्या बने हैं, ठीक है, कौन कौन बने हैं। देखो दादाभाई नारोजी 3 टाइम्स बने हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। बदरुद्दीन त्याब जी है ना, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहे, ये भी बने हैं, इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट रहे हैं। सुरेंद्र नाथ एसएन बनर्जी बोलते हैं, आरसी दत्त बोलोगे, गोपाल कृष्ण गोखले बोलोगे, रास बिहारी घोष बोलोगे, मदन मोहन मालवीय, ये सब बने हुए हैं। आईएनसी का बताइए, मदन मोहन मालवीय भी बने हैं। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 जब बनारस में हुआ था तब थे ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको लाला लाजपत राय देखो कलकत्ता सेशन 1920 में मरने से पहले, ठीक है, क्योंकि अभी साइमन कमीशन वाला जो होगा उसमें लाठी चार्ज हो जाएगा इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर, तब भगत सिंह गुस्सा आएगा। अब देखो उसका सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा सेशन में बने थे कांग्रेस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गोखले तो बने थे सर,
गोखले आपके बने थे 1905 में, बनारस में जब से हुआ था। बनारस 1905 यही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो बनारस में रखा गया था, इमीडिएट रखा गया था उस समय। लाला लाजपत राय तो वही तो बोले, कलकत्ता से 1920 में। नहीं ये नहीं बोला। और जहाँ तक सुभाष चंद्र बोस का बात हो तो वो बने थे 1938 में, बने उसके बाद ये सेशन था हरिपुरा सेशन। हाँ बिल्कुल आपने सही बोला, जबलपुर सेशन के लिए भी बने थे 1939 में, फिर उनको राजेंद्र प्रसाद ने रिप्लेस कर दिया। बड़ा ठीक है सब बात बहुत बड़ा। देखिए द ब्रिटिश मिलिट्री एक्सपीडिशन यंग्स हस्बैंड मिशन वाज सेंट टू, क्या है इसका आंसर? टिबेट एक्चुअली हमको अफगानिस्तान लगा था, मैं टिबेट नहीं, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने एक्चुअली मिलिट्री एक्सपीडिशन किया था लासा, वहां पे लॉर्ड कर्जन का टाइम का बात समझे। यंग्स हस्बैंड यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1904 में किए। अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग, देखो पूछ लिया है इस रिपोर्ट से लेकर कि जो ट्राइबल लीडर थे बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्या क्या सही चीज है। देखो he spearheaded a Ulgulam revolt against the British to protest against the Criminal Tribes Act of 1871। अब ऑप्शन ऐसा दिया कि आगे फंस जाए, लगा कि सही बात है, क्योंकि अब ब्रिटिश का जो ट्राइब्स को लेके जो एक्ट बनाया था, इससे तो खपा था ही ट्राइबल्स को, इंक्रोचमेंट काय करेगा भाई हमारा, तो है ना। इसको तो अभी भी रोना है, नक्सल बना है, इसका बहुत बड़ा रीजन है। नक्सलाइट का भी तो यही रीजन है ना कि वन जमीन पे हमारा अधिकार होना चाहिए, होना चाहिए ना। ये अभी भी नक्सलों का यही बोलता है, झारखंड जाएगा जहाँ वहाँ लिखा रहेगा जल जंगल जमीन। नहीं इसमें गलत बात भी नहीं है, गलत बात नहीं है। जो है ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए ना। वहाँ का एक और है कि आपका जो माइंस हो गया, जगह हो गया, उसका जीविका का साधन है। और एक जो आपका पंचायती वाला कानून है, जब उसका पंचायत आपको 2006 वाला पंचायत आपको अप्रूव करेगा तभी सेंटर का भी कानून लागू होगा। मगर तो कहाँ लोकल पार्टिसिपेशन उसमें ज़्यादा है, और उसको इतना अमेंडमेंट किया गया, हम आर्टिकल भी पढ़ाए थे एडिटोरियल्स में कि जो मेन तत्व है उसको खत्म कर दिया गया। यस तो देखिए 49 का आंसर एक्चुअली बी है। बी मतलब सेकंड वाला ऑप्शन सही है। He went on to create a new code, प्रिसाइज इन्होंने किया था ताकि जो क्रिश्चियन वाले लोग मिशनरीज जो कन्वर्ट कर रहे थे ट्राइबल्स को, अभी भी दिख जाएगा तुमको झारखंड सब दो सही, हमारे मित्र हिंदू थे अभी क्रिश्चियन है, तुमने बोला है बार बार बोला है। इस पे का नहीं, ये पे नहीं होगा 41 का, इस पे नहीं होगा। क्या यही सर ये क्रिमिनल ट्राइब्स ऑफ एक्ट वाज अ पीस ऑफ प्लेसेस इन इंडिया, जो क्रिमिनलाइज करता था इंटायर कम्युनिटीज को। ये हैबिचुअल क्रिमिनल्स, ये पूरा हैबिचुअल क्रिमिनल्स का बात था, ठीक है। इसके ऊपर कोई बात नहीं, हैबिचुअल क्रिमिनल्स, ठीक है। यानी कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल मतलब क्या प्रोग्राम किया था, लेकिन ये जो आपका दे दिया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 देखो बिरसा मुंडा एक प्रीडोमिनेंट ट्राइबल लीडर रहा है जो मूवमेंट को आगे लेके फ्यूडल सिस्टम से लड़ने के लिए, ठीक है ना। और आदिवासी लैंड झारखंड और बिहार में जो भी था उसको ब्रिटिश हेजेमनी और इंक्रोचमेंट टॉर्चर ये सब था सर। लेकिन ये वही बोला हिज स्ट्रगल वाज नॉट अगेंस्ट द क्रिमिनल ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स अगेंस्ट नहीं था, ठीक है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1971 था, उसका डिफरेंट वो इंटायर कम्युनिटीज जो है उसको हैबिचुअल क्रिमिनल्स मानता था। देखो ये क्या है तुमको पता भी नहीं, क्रिमिनल ट्राइब्स का मतलब क्या है। ये न्यूज़ में आया था 2-3 साल पहले, जैसे कि जो भेड़ बकरी लेके जाते थे लोग और फिर ऊपर से चढ़ा के आते थे, तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरा है। बांग्लादेश नहीं, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ऐसा होता है वही वाला एक्चुअली है कि जब जाते थे तो इसको हैबिचुअल ऑफेंडर मानते थे लोग। ये कुछ भी इंटरनल इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा था, इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें ट्राइबल का नहीं है। ये एक्चुअली ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 जो बना था ये ट्राइब्स के लिए नहीं था, ये हैबिचुअल कम्युनिटीज को बोलते थे। जब भेड़ बकरी लेके गया ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी खतरा है और उसको घोषित कर दिया कि इलीगल है, तो
भारत में ये जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स, अब समझ में आया आपको डिनोटिफाइड वाला जो भारत सरकार कुछ साल पहले लेके आई है? हाँ बिल्कुल वही चीज है। एक्चुअली में उस समय 2017-18 बहुत चला, समझे? 49 हो गया। देखो हाँ देखो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। देखो हाँ ये देखो आंसर सिंपल था इसका। कौन सा इंडेक्स रिलीज कौन करता है? तो इसका आंसर नन है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये थोड़ी करेगा। कितना मार्क तो बताया थे? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, कभी नहीं करेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्ल्ड बैंक थोड़ी करेगा। ये कोलैबोरेशन है सर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। देखो तो मैं बताना चाहूंगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स करता है ये तुम्हारा दूसरा कोई करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसका कॉर्नर यूनिवर्सिटी इनसेट हमेशा बताते थे, याद है लिखा रहता था ना। तो ये इनोवेशन वाला तो आईपीएस से जुड़ गया। हाँ इनोवेशन तो आईपीएस का मैटर है, वो आईपीएस का मैटर है बिल्कुल। इकोनॉमिक में रहेगा वर्ल्ड ये। और देखो हाँ ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन था सेकंड वाला कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है ये भी गलत है। इंडिया का पोजीशन भी बताया है इसमें, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 एनुअल रिपोर्ट बाय कनाडा फ्रेशर इंस्टीट्यूट रिलीज करता है विद द इंडियन थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, इसके साथ मिलकर करता है, ठीक है। पेयर ट्री भी गलत है। जो पेयर ट्री जो रिलीज करता है उसका नाम क्या है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये तुम्हारा IFRI है, यानी कि तुम्हारा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन विद कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और उसके बाद तुम्हारा WHH है, यानी कि बाकी को करते हैं। ये वर्ल्ड बैंक W भी नहीं है, कोई नहीं है कोलैबोरेशन, समझे? हाँ ये हो गया, यानी कोई नहीं है, नाम हो गया। चलो इससे थोड़ा सा आइडियाज तो डेवलप हुआ। चलो 10 क्वेश्चन और डील कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन मिल गए। देखो हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वेरियस सेशन ऑफ INC? कौन से यूरोपियंस हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी पार्ट रहे हैं? तो 51 का आंसर सी है, सभी रहे हैं। ये बहुत कंफ्यूजन वाला था, फैक्चुअल था। हेनरी कॉटर, अल्फ्रेड वेब और जॉर्ज एल, ठीक है। तीनों हैं, इसके बारे में छोड़ दो, क्या जाता है? तीनों इसके बारे में बोलेंगे, थोड़ा सा बताया था। चलो चलो हाँ इसके बारे में हमको ये पता था, अल्फ्रेड वेब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी था इसके बारे में। बस तीनों आंसर है, ठीक है। जैसे कि यही होता है, कोई एक जान रहा है कोई एक जान रहा है, कभी सुने थे, क्योंकि अब इसमें तो काम कोई करना चाहेगा नहीं, ये करने वाला ही नहीं। अरे वाह एक चीज तो कैसे करोगे यार, बहुत चीज छोड़ने वाला होता है उसमें ये भी आता है, समझे? ये सब चीज फैक्चुअल, ये यही सब क्वेश्चन को कहीं बनाना नहीं चाहिए यूपीएससी। छोड़ दिया, इसको छोड़ दो, हम भी छोड़ देते। यू कांट टच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं। इसमें सोचेगा कि लग जाएगा तो इसमें ज़्यादा चांस नहीं लगेगा। तो छोड़ दो इसको एक्सप्लेन क्या करें। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत जान लीजिएगा अगल बगल का चीज़, है ना। देखिए जो यूरोपियंस हमारे भारत में एज अ प्रेसिडेंट काम किया INC का, जॉर्ज वेले थे 1888, ठीक है 1888 में। विलियम वेडरबर्ग, हाँ ये तो बहुत फेमस है। विलियम वेडरबर्ग जो कि 1889 में किए थे और 1910 में भी किए थे। अल्बर्ट वेब जो कि 1894 में किए थे। हेनरी कॉटन 1904 में किए थे। और एनी बेसेंट प्रथम महिला, ठीक है। तो जॉर्ज वेली जो फर्स्ट नॉन इंडियन बने हैं, देखो यहाँ पूछ सकता है तुम क्या है, एनी बेसेंट है फर्स्ट? नो, जॉर्ज वेली थे, हाँ ठीक है। फर्स्ट नॉन इंडियन और यूरोपियन थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे INC का, ठीक है। और इलाहाबाद सेशन में इनका भूमिका था उस समय। उसके बाद मैं बात करूँ विलियम वेडरबर्ग जो प्रिसाइड किए थे 5th कांग्रेस जो कि 1889 में हुआ था। उसके बाद फिर से ये 1910 में भी किए थे इलाहाबाद सेशन में। अल्फ्रेड वेब जो एरिस मैन थे 3rd नॉन इंडियन बने हैं जो कि किया है, ठीक है। 1894 के मद्रास रीजन में वो मद्रास सेशन में किए थे और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर थे। हेनरी कॉटन प्रिसाइड किए थे बॉम्बे को 1904 में जब कर्जन एक्टिव था, इसलिए सब स्टेटमेंट सही है। अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, देखो ये तो आसानी था, ठीक है ना। तो वो इसमें पूछा गया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए।
देखो आत्मीय सभा, आर्य समाज, राजा रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना समाज। 52 का आंसर है डी, क्रोनोलॉजिकल। फर्स्ट तो आत्मीय सभा ही होगा, उसका प्रार्थना समाज, उसके बाद आर्य समाज है, उसके बाद राजा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन बहुत बात अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली सी बात है, वो बहुत बात का चीज़ है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डेट बताना चाहते हैं कि आत्मीय सभा 1814 में राजा राम मोहन रॉय सेटअप किए थे कलकत्ता में, ठीक है, वेदांता आइडियाज को फैलाने के लिए। 14 नंबर 1, 14-15 भी बोल सकते हो, इट्स फाइन। कई बुक में 15 भी दिया जाता है, इट्स फाइन, ठीक है। तो ये हो आत्मीय सभा 14 में बनाए थे, ठीक है। आर्य समाज कहाँ 1875 में फॉर्म हुआ आर्य समाज, ठीक है, दयानंद सरस्वती वाला जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रामकृष्ण मिशन 1897 में बहुत बात का है, जब शिकागो पार्लियामेंट में भाषण दे दिए थे, आए तब किए थे, 93 में देखे, स्वामी विवेकानंद 93 में देखे, ठीक है। और प्रार्थना समाज तुम्हारा 1867 में हुआ। प्रार्थना समाज केसीसी ना कहाँ से आ जाएगा, प्रार्थना समाज अलग था, नहीं प्रार्थना समाज केसी से था, केसी तुम बोले थे क्या, केसी बोले थे, ठीक है, केसी से ही हेल्प किए थे। आत्माराम पांडुराम जो था, पांडुराम आत्माराम पांडुराम, वही ये प्रार्थना समाज हो गया 1867, हाँ, ये आर्य समाज हो गया 75, रामकृष्ण 97 और आत्मा समाज 1815। बिल्कुल एक ही बात है, ठीक है। 1 4 2 3 समझ गए। चलो 53 का देखते हैं कि which of the following acts of the British contributed to the discontent among Indians that led to सिपाही mutiny of 1857। देखो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, करेक्ट बात है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कि डिनायल ऑफ पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा फॉरेन सर्विस अलाउंसेस टू सिपाहीज, सही बात है ना। ये सिपाही ऑब्वियसली सी बात है, डॉक्टर में तभी तो दूसरा रूलर से भी अटैक किया कि नहीं किया, सिपाही मिलिट्री मेन तो हुआ था वो जो गांव सिपाही मैंने किया था, उसके बाद बाकी लोग थे कि नहीं थे, ऐसे आए थे, इधर से कुमार सिंह आ गए, इधर से वो आ गए, हुआ था कि नहीं हुआ था, सभी का पार्टिसिपेशन था, भले ही इमीडिएट रीजन कुछ और हो, कार्टिस वाला रीजन। तो क्या पूछा गया, एक चीज से नहीं होता है विद्रोह, बहुत रीजन होते हैं, 50 बार बताया था क्लास। इसमें एग्जैक्टली सब शायद सिपाही मिलिट्री ऑफ 1857। हाँ, सिपाही मिलिट्री का मतलब है कि फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857, सिंपल सी बात। तो सिपाही का स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट रहा, समझा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, डॉक्टर ऑफ लैब, सतारा, झांसी, समझ लो बात। डिनायल ऑफ पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा फॉरेन सर्विस अलाउंसेस टू सिपाही, करेक्ट बात है, ये करेक्ट होगा, ठीक है। 53 का आंसर ए होगा, थर्ड नहीं है। सीवियर इंप्रेशन ऑफ इंडिगो रिपोर्ट, हां इंडिगो रिपोर्ट 60 का अभी तो बात कर रहे हैं, 60 का बात है, इंडिगो रिपोर्ट तो बात का चीज ये समझे। 1859 का 1859 का है इंडिगो रिपोर्ट, ये तो हो चुका है ना, हां ये तो हो चुका है, 1857 तो हो चुका है, बस करेक्ट करने का प्रयास था, आपको ठगने का प्रयास था। देखो 54 आई होप 54 बना लिया होगा। ये सर उसमें 1857 में ये मुद्दा था, डिनायल ऑफ पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा फॉरेन सर्विस। हां हां बात है, लेकिन एक तो हमको तो ऐसे सूबेदारी तक तो हमको जाना जाता था, वो पोस्ट नीचे तक ही पोस्ट, उसके बाद जो मिलना चाहिए था अलाउंस पैसा वो भी नहीं मिलता था, वो सैलरी तो बहुत खराब था, एक्स्ट्रा फॉरेन सर्विस अलाउंस नहीं मिलता था बॉयज को, जो जाएगा तो पैसा तो चाहिए चाहिए। देखो 54 देखो, ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट ऑफ फाउंडर कौन है, धर्म सभा। तो देखो यहाँ से ये चीज तो सब समझ में आ ही गया था, राधा कांत में, और उसके बाद भी कंफ्यूजन था ही कि राधा स्वामी मूवमेंट कौन लीड किया था, तुलसीराम सही है, ये गलत है, यानी कि 1 का गलत है, देव समाज श्री नारायण गुरु नहीं किए थे, आंसर इसका हो जाएगा 54 का बी हो जाएगा। धर्म परिपालन है सर, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन शुरू किए थे। कौन सा बोले, धर्म परिपालन, राधा स्वामी कौन सा, ये श्री नारायण गुरु, हाँ वो जो किए थे वो धर्म परिपालन ऐसे करके है। अच्छा नहीं हमको नहीं पता है, हो सकता है साउथ से। अच्छा, तो देव समाज 1887 फाउंड किए थे, वो थे शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, जो अर्लियर ब्राह्मण फॉलोअर थे, ठीक है, इतना ही जानता हूँ। धर्म सभा तो राधा कांत देव के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं,
राधा स्वामी मूवमेंट जो है वो तुलसी राम जो थे वो बैंकर थे आगरा से, ठीक है, जिसको सिद्ध दयाल साहिब भी कहा जाता था, तो करेक्ट बात है। तो राधा स्वामी जो मूवमेंट था तुलसी राम किए थे, ठीक है, आगरा से थे, ठीक है। अब कितना डिटेल्स बताएंगे इतना छोटे फैक्ट्स समझो। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस रिसेंटली जो अभी न्यूज़ में देखा गया था वो किससे रिलेटेड है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है। ऐसे भी देखो कंफ्यूजन होगा ही होगा, ये भी बहुत सब दिल्ली मतलब नजदीक में है ऑप्शन, ये हमारे नियरेस्ट। तो इसमें क्या है, लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस व्हिच एम्स टू इंस्पायर अप 200 मिलियन स्टूडेंट्स अराउंड द ग्लोब टू अडॉप्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैबिट्स एंड क्लीनर डाइट्स। ये लोगों को, विद्यार्थी को, ठीक है, प्रभावित करने के लिए था। ये प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का उसका था, इनिशिएटिव था, और इसमें जो विद्यार्थी लोग हैं वर्ल्ड में उसको अवेयर करने का बात है कि अपना हैबिट्स और सुधार करो, ग्रीन वाला हैबिट्स बनाओ, जैसे कहीं खाए तो फेंक नहीं दिए डस्टबिन वाला, ग्रीन हैबिट्स ये नेचर कंजर्व करने के लिए हो रहा है। हो नहीं सकता यार, जिसके लिए है वही नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है। ये चारों ऑप्शन देखो कितना खतरनाक है, वही इससे ऑप्शन बहुत डेडली है। तो ये सब चीज़ छोड़ने वाला चीज़, यदि नहीं आता तो नहीं टच करना है, ठीक है ना, इसीलिए तुमको 80 तक ही करना है। देखो 56 देखो, सर सैयद अहमद खान के बारे में देखो, आप इनके बारे में तो सब सही किया होगा। ही वाज अ मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, नो डाउट, करे की बात है। तो वो उसी दिन बताए थे तब्दील उल अगलब करके था ना, मैं एक दिन वहाँ पे लिखा था हमारे नोट्स में, सही बात है। और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, करेक्ट बात है, तीनों सही है, तीन तो सही सही है, तीनों सही है, आंसर हो जाएगा ABCD, तब सब ABC यानी तीनों। अलीगढ़ गए पास अपना गए, हाँ वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये बना दिया समझे, ये बिल्कुल बिल्कुल इस पे रहेगा तीनों है। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ सही है तीनों, देखो इनके बारे में हम लोग बात किए थे, हाँ, और ये रिवाइवलिस्ट थे, अरे रिफॉर्मिस्ट थे, रिवाइवलिस्ट थे, रिफॉर्मिस्ट थे, बताया क्लास में। देखो अब देखो, ये देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग वर्मा जी एम मालवाड़ी। इनसे रिलेटेड क्या क्या है तुम्हारे पास, ये भी सब बहुत सही था, लेकिन तीनों करेक्ट है। ये डिक्लाइन द नाइटहुड गिवन बाय द ब्रिटिशर्स का जो दिया था, नाइटहुड टाइटल दिया था, ये डिक्लाइन कर दिया थी। ये जब कंसेंट एक्ट 1891 पास हुआ था, इनके एफर्ट से वजह से, बताओ, ये जानकारी ही नहीं लोग, और ये एडिटर थे इंडियन स्पेक्टेटर का, ये भी करेक्ट है। तो ये जानना होगा हमें, या मुझे जानना होगा कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन अपनी भी इनका नाम लोग को नहीं पता। देखो ये पारसी जो स्टूडेंट थे, प्रोमिनेंट इंडियन पोएट, ऑथर और सोशल रिफॉर्मर रह चुके हैं, तो ये समझ में आ गया, तो पारसी थे। मालवाड़ी डिमांड द ब्रिटिश वाइसरॉय एफर्ट, जो ऑफर दिया था, नाइटहुड जो टाइटल दिया था, ये खत्म कर, बोले कि ले जाओ भाई तुम, ठीक है। ये जब कंसेंट एक्ट जो 1891 में पास हुआ था, इनके एफर्ट से ही हुआ था। एक को नाइटहुड का उपाधि पता है, हाँ नहीं नदी तो उतर ये बोलते नाइटहुड रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ केसरी का होता है, केसरी का। Which among the following were the economic impacts of British India? देखो इससे दिमाग लगाने वाला चीज़ था, ठीक है ना, ये ओवरऑल तुमको बताना था। ये मालाबारी वाला कहाँ का था, ऐसे मालाबारी, ये मालवाड़ी, ये पारसी से थे, पार से बता दिए हम, जो स्टूडेंट पार से ये डिक्लाइन द नाइटहुड, ये तो घूमने और ठीक है। ये जो कंसेंट एक्ट, इंडियन स्पेक्टेटर का वो एडिटर भी रहा है। ये सर, ये जो कंसेंट एक्ट, हाँ 1891, ये क्या था, ये जाना चाहते हो क्या? Yes. हाँ, चलो चलो ठीक। ये रेस्पेक्टेड हो गई। देखो इसमें क्या था, एज ऑफ कंसेंट मतलब होता है एज ऑफ कंसेंट फॉर फीमेल्स इन ब्रिटेन एंड इंडिया, शादी के लिए जो भी है, शादी के लिए कितनी एज होनी चाहिए? हाँ 19 वर्ष, 20 वर्ष, जो भी शारदा एक्ट में 14 साल किया गया था ना, ये शारदा एक्ट, ये इसका क्या होगा कंट्रीब्यूशन? सही बात है, इनका रोल रहा है, इनका रोल रहा है, पारसी का मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, इनका रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है। हाँ सोशल इंस्ट्रूमेंट का तो थी ना, हाँ सब ये इंडियन स्पेक्टेटर का ये वो भी रहा था। ये भी नाइटहुड होता है। हाँ हम लोग तो सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे हाँ, में, वही ना, वही तो मैं बोल रहा था कि इनका ही बहुत बड़ा रोल है, मतलब लोग जान ही नहीं रहा है कि वो पारसी किस कॉन्टेक्स्ट में होता है ये, किस कॉन्टेक्स्ट में लौटा है। कोई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किया है। उस समय नहीं होता है, नहीं, रिफॉर्म लोग वो जो लौटाए थे, वो सब लौटाए थे इसमें जालियांवाला
चलो 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 हाँ? जाने वाला बाल रोड है सर। नहीं इसका तो बहुत पहले हुआ देख हम बताते हैं। चलो ठीक है कुछ जाने का एक लिटरेरी वर्क देख लो बहुत खतरनाक। ये हाँ बहुत बड़ा नाम हो गया ना। देखो वीकली मैगजीन इंग्लिश मैगजीन निकालते थे इंडियन स्पेक्टेटर का ठीक है। ये एडिटर के तौर पे भी काम कर चुके हैं 80 फ्रॉम 1880 से लेके 1900 तक ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया का भी काम कर चुके हैं उसमें भी ठीक है। और बस ये पीछे बहुत कुछ है इसमें इतना बता नंबर वन ये सब एक पेज का एक्सप्लेनेशन है ओके ठीक है। सोशल रिफॉर्म में देखो 1884 में लिटरेरी वर्क हो गया इनका उनका रोल रहा। मालवाड़ी एक सेट ऑफ इन्फेंट मैरिज और इन्फोर्स विडोहुड हुए इन्होंने लिखा था कुछ 1884 में जो रीमैरिज का इशू भी उठाया था इन्होंने विडोज के लिए। ये मालावाड़ी क्रिटिसाइज किए थे हिंदू प्रैक्टिस का कि रोक देना ब्लेम करना प्रेस्टी क्लास में बात करते थे ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया जब आया था ये लिखे थे कुछ लिखे भी थे पब्लिकेशन में छपाए थे अपना स्कोप एंड इम्पोर्टेंस 1886 का ये नंबर वन ठीक है। मारवाड़ी एक्शंस क्विकली लेड टू पार्ट्स जस्ट इन वॉलंटरी टर्निंग अवे फ्रॉम द अंडर एज। इनके वजह से क्या हुआ कि जो फोर्स्ड मैरिज सब होता था या फिर छोटे एज में मैरिज हो जाता था इसका बहुत ज़्यादा रिपरकशन पड़ा है पार्ट्स समुदाय को इसलिए बहुत बड़े रिफॉर्मर रहे हैं ये वहाँ के ठीक है। एज ऑफ कंसर्न इनकी वजह से ही हुआ है। सो जहाँ तक सवाल है इसने पूछा हमको क्वेश्चन कि नाइटहुड क्यों लौटा है देखो तो नाइटहुड लौटाने का कारण है कि मालवाड़ी फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट भी किए थे 1885 में बट ही रिमेन फोकस ऑन फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू चेंजिंग आर्काइव और ये चाहते थे कि इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले सोशल कस्टम्स को हटाते हुए एवर ट्रू टू मॉडर्न इंडियन रूट्स एंड मारवाड़ी डिक्लाइन। तो ये खुश नहीं थे ब्रिटिश रूल से ठीक है। नाइटहुड मिला था खुश नहीं थे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बन गया था उसके बाद भी असंतुष्ट रहने की वजह से ये लौटा दिया सर कोई बड़ा रीजन नहीं था कि मूवमेंट में हुआ। ये चाहते थे कि इंडिविजुअल फ्रीडम लिबर्टी मिले लोगों को यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन बनाने का बात है हालांकि वो फर्स्ट मेंबर वो भी रहे उसमें मैं इनको पसंद नहीं आया था नाइटहुड ब्रिटिश को लौटा दिया ठीक है। यही कहा गया है आपको समझ में आ गया होगा बहुत बड़ा नाम रहा है इनका भी यस चलिए मालावाड़ी कहाँ छुपा हुआ था तो पता चला। हाँ वही पार्टिस था इसके ज़्यादा ध्यान नहीं देते पार्टिस में वही ध्यान देते हैं एक हमारे टाटा भाई नारों जी दादा नवरजी हो गए जमशेदपुर जो पार्टी समाज से ये सर टाटा बिरला टाटा जमशेद टाटा अमला ईरानी स्मृति ईरानी सब पार्टी समाज 58 का देख लो आंसर कि which among the following were the economic impacts of British rule in India? Commercialization of Indian agriculture करेक्ट बात है। रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड डिक्लाइन ऑफ सिटीज ये भी करेक्ट बात है। थर्ड देखो एब्सेंस ऑफ हैवी एंड कैपिटल इंडस्ट्री सही बात है सब करेक्ट है। इसमें कोई दिमाग ये तो पूरा ओवरऑल क्वेश्चन पूछ लिया गया इतना परमानेंट सेटलमेंट देखा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखा क्या क्या नहीं देखा ये ओवरऑल समरी है। इस तरह क्वेश्चन पूछता है ओवरऑल समरी है पूरा ब्रिटिश का ये वो एक कमर्शियलाइजेशन ये जैसे ही तो रूरल इंडिया खत्म किया कि नहीं किया पूरी तरीके से बना दिया कि नहीं बना दिया एग्रीकल्चर बेस्ड रूरलाइजेशन इंडिया मतलब क्या होता है रूरल बना देना भारत और सिटीज कहाँ डेवलप एक सिटी और सिटीज पूछ रहा है यार पूरा मिला के अभी भी भारत का हुआ बस पूरे भारत को दो बना दिया ऐसे पूरे भारत को दो बना दिया। हाँ कितने एक्सप्लोइट कर लिया ना अपना शोषण किया रेलवे बना दिया कनेक्टिविटी वहाँ शोषण होगा पूरी तरीके शोषण करने के लिए कोई सीखे तो बढ़िया से सीखे अरे पूरा गजब ब्रेन था सब गजब प्लेन था क्या करिएगा इसको इंडिया का भी वैसा ब्रेन नहीं हो पाया क्या बोले इंडिया वाला का वैसा ब्रेन इंडिया वाला है तो आज काम करेंगे तो आज हमको फल चाहिए ना उतना दूरदर्शी काम है। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपको बाल बच्चे को फायदा हो या फिर बाल बच्चा का भी दूसरा बाल बच्चा का फायदा है ना आप वही काम करिएगा जो आपको आज फायदा होता है मतलब रोज कमाना रोज खाना वही काम करेंगे जरूर दिन हम तो रात को तैयारी दे देगा सब बस वही नहीं छोड़ दे अरे ये अच्छा है मालिक अच्छा है। देखिए एक ऑपरेशन की आई होप इसमें करेक्ट लगा लिया होगा 59 भी गलत किया तो आप तुमको जीने का ही धरती पर कोई अधिकार नहीं है कि इकोनॉमिक सर्विस क्वेश्चन पूछा गया है। ऑपरेशन ग्रीन का दायरा बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था और भी वेजिटेबल्स लाए गए थे इसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे बताया गया तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ये सेंट्रल सेक्टर क्या डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में क्यों आएगा जी गलत है दोनों स्टेटमेंट तो इतना हम श्योर थे देखो सही तो बात है दोनों हाँ दोनों गलत है देखो मैंने तो बोला था इसमें
इसमें और भी बहुत सारे लाए गए थे क्रॉप्स। सेंट्रल सेक्टर की जो है जैसे देखो एक्सटेंड किया गया था, देखो ये क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री का तो था, ठीक है। इसने क्या किया, ऑपरेशन ग्रीन चलाया। पहले शुरू में क्या था कि टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो था, उसमें नए नए चीज भी डाल दिए गए, समझे, नए नए चीज डाल दिए गए थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्या था, सरकार इस तरह का इंटरव्यू करेगी तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सही सही टाइम पे पहुंच पाए। दोनों से एलिजिबल क्रॉप तो हुआ फ्रूट्स में, देखो फ्रूट्स में जो एलिजिबल क्रॉप्स होगा, नहीं दोनों गलत है, कैसे सही हो जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन पहले वाला ऑपरेशन ग्रीन का आंसर दिया गया है, पहले वाला क्या बोले मेरा ऐसे ही होता कोई रिलेशन है इसकी कोई रिलेशन है यस ऑपरेशन ग्रीन है ना, ये सर आपका रिलेशन होगा, बहुत सारा चीज है उसके लिए। एक्चुअल ऑपरेशन ग्रीन वो है कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें कार्बन का प्रोडक्शन, CO2 का प्रोडक्शन कम हो, ऑपरेशन ग्रीन वाला नहीं है। ऑपरेशन ग्रीन मतलब जो चीज सदाबहार है, जो मिलना चाहिए, फ्लक्चुएलिटी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप टोमेटो आपके लिए कितना जरूरी है, आपका आलू कितना जरूरी है, अब इसमें थोड़ा सा भी आपका वो हो जाता है, क्या इन्फ्लेशन आ जाता है, कितना प्रभावित पड़ते हैं। बात यही था कि जो एसेंशियल कमोडिटी है, एक्ट वाला नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ जो एसेंशियल जो है, ठीक है ना, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े फ्लक्चुएशन का, पैसा दाम बढ़ने का घटने का, इसलिए ये सब चीज का दायरा और बढ़ा दिया गया। इस बार हमने इकोनॉमिक सर्वे में बताया, जब देखो ना बताए हैं, एकदम श्योर शॉट लगा दिए। देखो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द तेभागा मूवमेंट। देखो तेभागा मूवमेंट जो अंतिम में बताए थे चाणक्य के नोट से भी, सॉरी दूसरे के नोट से बनाए थे चाणक्य ने, सॉरी दूसरे के तेभागा मूवमेंट के बारे में बताए थे 1946 से 47। उसमें देखो तुमको क्या बताया गया था, 60 का आंसर होगा ए। ये बंगाल के साथ सवाल एड किए थे, ठीक है। फ्लड कमीशन स्टैब्लिश किया गया था डिमांड देखने के लिए सेल के ऊपर, और रिकमेंडेशन दिया गया उसके फेवर में। तो देखो तेभागा मूवमेंट के बारे में थोड़ा जान लो। ये तेभागा मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट पीजन एजिटेशन रहा है बंगाल रीजन में, और समझे पहला स्टेटमेंट का करेक्ट है। ये क्या था, तुम्हारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इसको वो किया था, सेटअप किया था 1946 में। जो तुम्हारा शेयर क्रॉपर्स था बंगाल का, बिगेन टू एक्सेप्ट दैट दे वुड नो लॉन्गर पे द, बोला कि हम पे नहीं करेंगे, नॉट दैट ऑफ, तो क्या है आंसर, फ्लड कमीशन वाज, द फ्लड कमीशन नहीं बना था, फ्लड कमीशन कब बना, बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन बना था, जो फ्लड कमीशन बोलते हैं। ऑलरेडी मेड दिस रिकमेंडेशन इन इट्स रिपोर्ट गवर्नमेंट, बोला पहले ही बना चुका था, उसके बाद नहीं आया, पहले ऑलरेडी बन चुका था, समझे ना। ये ऑलरेडी पहले, क्योंकि तेभागा मूवमेंट लिखा है ना, तो तेभागा मूवमेंट से क्या क्या एसोसिएटेड है, तो जो फ्लड कमीशन पहले ही बन चुका था, एक्चुअली तेभागा से नहीं था, वो पहले ही तेभागा मूवमेंट होने से पहले ही था वो चीज, समझे। दैट्स इट, आगे देखेंगे। नीतीश हो गया।